द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम। अध्याय 51। मंच के नीचे खड़े 13 क्लास डिंग के छात्रों ने अपने लिन शिक्षक को देखा, जो युद्ध मंच पर एक चमकदार आभा बिखेर रहे थे, और उनके दिल उबलने लगे। क्या तुमने कभी ऐसा किया है? वे अपने लिन शिक्षक को जोर से चिल्लाकर बताना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा किया है, कि भले ही वे बेकार थे, फिर भी कई बार वे सही थे, लेकिन सत्ता का सामना करते समय वे डरते थे, और अंत में उनके पास केवल मौन ही चुनने का विकल्प था। लिन फैन ने नीचे बैठे छात्रों की ओर देखा, जो सभी विचारों में डूबे हुए थे और हल्की सी आह भरी। वे अभी भी बच्चे ही थे, उनके दिल बहुत पवित्र थे। मार्शल आर्ट के दांव के लिए सीधे दिल तक पहुंचने की जरूरत होती है। अगर तुम सत्ता से डरते हो और सच्चाई को अपने दिल में दबा लेते हो, तो तुम जीवन भर मार्शल आर्ट के दांव में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब जोर से बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा किया है? लिन फैन की आभा न्याय के एक छोटे से सूरज की तरह उमड़ पड़ी, मंच के नीचे सभी छात्रों पर चमक रही थी। उन चीखों ने सीधे छात्रों के दिलों पर वार किया, उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। जो छात्र मूल रूप से उत्साह देखने आए थे, लिन शिक्षक की बातें सुनकर उनका भी खून खौल उठा और उनके दिलों में दबी कई नाराजगी एक धार की तरह बाहर निकल आईं। हाँ, मुझे भी। लिन शिक्षक सही हैं, कोई भी पूर्ण नहीं होता। हमारी राय हमारे लिन शिक्षक से अलग होती है, तो फिर हम हमेशा गलत क्यों होते हैं? एक बार मेरा सच्चा क्यूई परिसंचरण अवरुद्ध हो गया था। मुझे लगा कि जिस साधना तकनीक का मैं अभ्यास कर रहा था, उसमें कोई समस्या है, लेकिन मेरे लिन शिक्षक ने कहा कि यह मेरे शरीर की समस्या है, जिसकी वजह से मुझे दवा लेने की कड़वाहट सहनी पड़ी। मैंने हमेशा इस बात को अपने दिल में दबाए रखा और कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे लिन शिक्षक थे। लिन फैन के प्रभाव में मंच के नीचे के छात्र एक एक करके अपने दिलों में छिपी अनुचित बातें कहने लगे। हालांकि मंच पर लियू किंगफेंग और अन्य छात्रों के हाव भाव बेहद भद्दे थे। एक बेहतरीन जोड़ी कैसे इस मुकाम पर पहुंच गई, यहां तक कि लोगों की आलोचना का शिकार भी। आखिर हो क्या रहा था? हु बेन, जो जमीन पर लेटा था, लिन फैन की बात सुन रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। ये वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। सही और गलत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए वह इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? लिन फैन ने उत्साहित छात्रों की ओर देखा और धीरे से अपना हाथ नीचे दबाया। हालांकि तुम मेरे छात्र नहीं हो, लिन फैन, तुम तियानफू अकादमी के छात्र हो। मैं सभी से कुछ कहना चाहता हूं, जब तुम मानते हो कि तुम सही हो, तो तुम्हें दूसरों के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। अपने मूल हृदय को बनाए रखो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। नीचे बैठे छात्रों ने लिन फैन को देखा और उनके दिलों में धीरे धीरे सम्मान बढ़ता गया। लिन टीचर, आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। सभी छात्र अच्छे छात्र थे, सभी विनम्रता से स्वीकार करना जानते थे। वे मूर्ख नहीं थे। थोड़ा विश्लेषण करने के बाद वे समझ गए कि कौन सही था और कौन गलत, लेकिन फिर भी वे बहुत भोले थे। लिन फैन ने बड़े संतोष से सिर हिलाया। ये प्रभाव अच्छा था, छात्रों को बेवकूफ बनाना आसान था। फिर लिन फैन ने लियू किंगफेंग और बाकी दोनों की ओर देखा। तुम्हें मेरे छात्रों से माफी मांगनी होगी। लियू किंगफेंग और बाकी लोगों के हाव भाव बार बार बदलते रहे। फिर उसने धीरे से कहा, लिन टीचर, जिंदगी में थोड़ी ढील देना ही बेहतर है ताकि हम भविष्य में फिर मिल सकें। अगर आप हमें छात्रों से माफी मांगने पर मजबूर करेंगे, तो हम भविष्य में छात्रों के सामने अपना दबदबा कैसे कायम कर पाएंगे? लिन फैन ने अपनी आंखें थोड़ी बंद की, फिर अचानक खोली, हाथ में लंबी तलवार उठाकर एक लहर पैदा की। तो ठीक है, फिर देखते हैं लड़ाई में असली चालें क्या होती हैं। लिन टीचर, रुको। लियू किंगफेंग और बाकी लोग चौंक गए और जल्दी से हाथ हिलाकर कहा। वे जानते थे कि वे लिन फैन का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। अगर बाद में उनमें सचमुच झगड़ा हुआ, तो उनका हश्र हु बेन से भी ज्यादा दुखद होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह आदमी छात्रों के इस समूह के सामने उनके बारे में क्या कहेगा। क्या तुम माफी मांगोगे? लिन फैन ने तीनों की तरफ देखा और होठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। यह लियू किंगफेंग और बाकी लोग हिचकिचाए। छात्रों से माफी मांगना उनके बस की बात नहीं थी। वे लिन टीचर थे, वे क्लास डिंग के छात्रों के समूह से माफी कैसे मांग सकते थे? अगर यह बात बाहर आ गई, तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। मुझे लगता है कि लिन टीचर लियू को माफी मांगनी चाहिए। आज लिन टीचर की बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मुझे किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। मैं क्लास डिंग के अपने कनिष्ठ भाइयों से माफी मांगता हूँ। हाँ, मैं भी। लिन टीचर लियू, माफी मांगता हूँ। माफी मांगता हूँ। माफी मांगता हूँ। इस समय मंच के नीचे बैठे छात्र, जो पहले फुसफुसा रहे थे, धीरे धीरे और जोर से चिल्लाने लगे। यही जनता की इच्छा थी। आम धारणा बन चुकी थी, निर्णय अपरिवर्तनीय था। लियू शुई और अन्य 13 स्थिति को देखकर इतने स्तब्ध थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। लियू किंगफेंग और अन्य लोगों ने आसपास की स्थिति को देखा और अंततः सिर हिलाकर कहा, ठीक है, हम क्षमा चाहते हैं। लिन फैन ने हल्की मुस्कान दिखाई, फिर लियू शुई और अन्य लोगों की ओर हाथ हिलाकर कहा, आप सभी आइए और तीनों लिन शिक्षकों की हार्दिक और पश्चातापपूर्ण क्षमायाचना स्वीकार कीजिए।
लियू शुएशुई और बाकी लोग चौंक गए, थोड़ा डर भी गए, लेकिन जब उन्होंने लिन टीचर की उत्साहवर्धक निगाहें देखीं तो हिम्मत जुटाई और युद्ध मंच पर चले गए। 13 लोग एक सीधी रेखा में खड़े हो गए, लेकिन उनकी नज़रें तीनों लिन टीचर्स की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाईं। याद रखना, किसी की माफ़ी स्वीकार करते समय तुम्हें उसकी आंखों में सीधे देखना चाहिए। आगे से तुम्हें दूसरों को माफ़ करने में भी माहिर होना चाहिए, समझ रहे हो? लिन फैन ने कहा। लिन टीचर, हम समझते हैं, लियू शुएशुई और बाकी लोगों ने उत्साह से कहा। उनके चेहरे लाल हो गए। लियू किंगफेंग और बाकी दोनों लोग गुस्से से भर गए। हु बेन, जो जमीन पर लेटा हुआ था, ने स्थिति देखकर तुरंत गंभीर रूप से घायल होने का नाटक किया और जमीन पर निश्चल लेट गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसे छात्रों से माफ़ी मांगने पर मजबूर कर रहे हो? ये तो बस एक सपना है। बेहतर है कि ईमानदारी से यहीं लेट जाओ और इस मुसीबत से बच जाओ। तीनों लिन टीचर्स, आइए, लिन फैन ने हाथ फैलाते हुए कहा। लियू किंगफेंग और बाकी दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर आखिरकार बेबसी से आह भरी और 13 लोगों के सामने आ गए। लियू शुएशुई और बाकी लोगों ने अपने कपड़ों के कोनों को कसकर पकड़ लिया। थोड़े घबराए हुए लग रहे थे, लेकिन फिर भी अपने लिन टीचर की बात मान ली और सीधे लिन टीचर्स की आंखों में देखा। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि एक बार जब उन्हें इसकी आदत हो गई तो उन्हें ये कि लिन टीचर्स में कुछ भी डरावना नहीं लगा। कक्षा, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। लियू किंगफेंग ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं, आखिरकार ये शब्द बोले, फिर लिन फैन की ओर देखा। अलविदा। इतने सारे छात्रों के सामने इस बार अपनी बेइज्जती के बाद वह सोच रहा था कि आगे कैसी अफवाहें फैलेंगी। रुको, लिन फैन ने इसी समय कहा। लियू किंगफेंग और बाकी दो लोगों के हाव भाव बदल गए। क्या हो सकता है कि लिन फैन कुछ और करना चाहता हो? चूंकि लिन शिक्षक आपसे क्षमा मांग रहे हैं, इसलिए आपको इसे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। लिन शिक्षकों से कहो, हम आपकी क्षमा स्वीकार करते हैं। लिन फैन ने मन ही मन एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। लियू शुएशुई और बाकी 12 लोगों ने सिर हिलाया, फिर तीनों लिन शिक्षकों की ओर देखा। हम आपकी क्षमा स्वीकार करते हैं। इस पल लियू शुएशुई और बाकी लोगों को ऐसा लगा जैसे वे कोई सपना देख रहे हों। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका ऐसा दिन आएगा। ये क्लास के लिन टीचर्स से माफ़ी मांगना ऐसा कुछ था जिसके बारे में उन्होंने न तो कभी सोचा था, न ही सोचने की हिम्मत की थी। लियू किंगफेंग और बाकी दो लोगों के चेहरे और भी ज्यादा पीले पड़ गए और वे बिना पीछे देखे चले गए। हु बेन भी तेजी से ऊपर आया और चुपचाप चला गया। लिन फैन 13 छात्रों की ओर देखकर मुस्कुराया, बड़ी संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर मंच के नीचे छात्रों की ओर देखा। तुम्हें 4 शब्द याद रखने होंगे। अपने मूल हृदय को बनाए रखो, तुम विदा हो सकते हो। डिंग, उप पेशे के ऋषि शिक्षक को 200 से ज्यादा अनुभव प्राप्त करने के लिए बधाई। लिन फैन इस पल खुशी से मुस्कुराया। बेशक, दिमाग वाले लोग आनंदमय जीवन जीते हैं, जबकि दिमागहीन लोग, जैसे लियू किंगफेंग और बाकी लोग, चुपचाप चले जाते हैं। जिंदगी, इसे अच्छी तरह समझना चाहिए। अखाड़े में गहन शिक्षा के बाद उनकी शानदार छवि ज्यादातर छात्रों के दिलों में गहराई से बस गई होगी। बेशक, कभी कभी कोई व्यक्ति जितना ज्यादा परिपूर्ण होता है, उतने ही ज्यादा ईर्ष्यालु लोग भी होते हैं। और हाँ, प्रतियोगिता समाप्त होते ही तरह तरह की गंदी अफवाहें फैलने लगीं। जैसे औसत दर्जे के छात्रों का एक समूह, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, कभी भविष्य नहीं बना पाएगा। योग्यता ही सब कुछ तय करती है, और एक जंगली मुर्गी कभी फीनिक्स नहीं बन सकती, वगैरह वगैरह। लिन फैन इन टिप्पणियों से नाराज थे। वह अच्छे छात्रों का एक समूह तैयार करना चाहते थे ताकि उन्हें दिखा सकें। आज के भाषण से 13 छात्रों को बहुत फायदा हुआ। उन्हें लगा कि उन्हें जिंदगी में एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक मिल गया है जो उन्हें समझता है। प्रतियोगिता के बाद लिन फैन ने हाथ हिलाकर छात्रों को आधे दिन की छुट्टी दे दी और उन्हें जो भी करना था करने दिया। जब लिन फैन संत दानव संप्रदाय में था तो उसे साधना तकनीक चुनने के लिए पुस्तकालय न जाने का पछतावा हुआ। अब जब वह तियानफू अकादमी आ गया था, अगर उसने फिर से साधना तकनीकों की उपेक्षा की तो उस पर सचमुच बिजली गिर जाएगी। साधना तकनीक के पद वगैरह के बारे में लिन फैन ने कभी पूछने की जहमत नहीं उठाई। अगर वह साधना तकनीक थी तो चल जाएगी। खैर, इसे अनंत बार उन्नत किया जा सकता था, यहाँ तक कि निम्न श्रेणी का बंदर आड़ू चुराता है, उसे भी स्वर्ग को चुनौती देने वाली चीज में उन्नत किया जा सकता था। वह कौन सी साधना तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकता था? तियानफू अकादमी की स्थापना शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा की गई थी और उसे राजपरिवार का समर्थन प्राप्त था। हालांकि पुस्तकालय में साधना तकनीकें संत दानव संप्रदाय जितनी व्यापक नहीं थीं, फिर भी उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जब लिन फैन ने बाहर पंजीकरण कराया और पुस्तकालय में प्रवेश किया तो उसने अंदर छात्रों का एक समूह देखा जो साधना तकनीकों को चुनने में तल्लीन था। लिन फैन ने बहुत देर तक आह भरी। पुस्तकालय बहुत बड़ा था, जिसमें साधना तकनीकों से भरी अलमारियों की कतारें थीं। हालांकि कुछ अधूरी थीं और कुछ अलमारियों में बस कुछ ही किताबें थीं, जिससे पता चलता था कि साधना तकनीकें अभी भी बहुत कम थीं।
लिन फैन की उंगलियां साधना तकनीकों पर घूम रही थीं और अपने लिए उपयुक्त तकनीकें ढूंढ रही थीं। डिंग, मैंने निम्न श्रेणी की साधना तकनीक स्वर्गीय अपंग पैर खोजी है, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? डिंग, मैंने निम्न श्रेणी की साधना तकनीक लौह क्रॉच खोजी है, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? डिंग, मैंने पीली श्रेणी की निम्न श्रेणी की साधना तकनीक चुपके कला खोजी है, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? लिन फैन ने शुरू से अंत तक सब कुछ पढ़ा और तियानफू अकादमी से कुछ हद तक प्रभावित हुआ। ये सभी निम्न श्रेणी की साधना तकनीकें थीं। वे अच्छे छात्रों का साधना कैसे कर सकते थे, यह वाकई निराशाजनक था। इसी समय लिन फैन को एक पीली श्रेणी निम्न श्रेणी साधना तकनीक का पता चला और उसका हृदय तुरंत खुशी से भर गया। यह एक अच्छी शुरुआत थी। हालांकि पीली श्रेणी निम्न श्रेणी साधना तकनीक कोई खास नहीं थी, फिर भी टूटी फूटी किताबों के ढेर में से पीली श्रेणी निम्न श्रेणी साधना तकनीक ढूंढ पाना अपने आप में एक कौशल था। चुपके से कला नाम में कुछ संभावनाएं नजर आ रही थीं। लिन फैन ने चुपके से कला निकाली और उसे ध्यान से देखा। उसका आवरण थोड़ा घिसा हुआ था, जो कुछ पुराना होने का संकेत दे रहा था। लिन फैन ने पहला पृष्ठ खोला और उसे ध्यान से पढ़ा। यह एक साधना तकनीक थी जिसका सिद्धांत तियानफू अकादमी के एक शिक्षक ने बहुत समय पहले दिया था, लेकिन किसी ने भी इसे सफलतापूर्वक नहीं साधा था। एकमात्र साधक वह शिक्षक था जिसने इसे सिद्धांतित किया था। लिन फैन ने उस पर नजर डाली और समझ गया कि शिक्षक का सिद्धांत एक क्रूर राक्षस से मुठभेड़ के बाद आया था। इस क्रूर जानवर में एक हुनर था, वह अपने परिवेश के अनुसार अपना रंग बदल सकता था और सैद्धांतिक रूप से लोगों की नज़रों से ओझल हो सकता था। शिक्षक ने छिपकली कला को 3 परतों में बांटा, जिनमें से प्रत्येक पिछली परत से ज्यादा विचित्र थी। जब तीसरी परत तक साधना की जाती है तो शरीर के भीतर सच्चे सार का संचार करके व्यक्ति वास्तव में अपने आसपास के परिवेश के अनुसार रंग बदल सकता है। हालांकि जब लिन फैन ने आगे पढ़ा तो वह अवाक रह गया। शिक्षक को दरअसल किसी ने काट डाला था। ऐसा हुआ कि जब शिक्षक किसी दुश्मन से लड़ रहे थे तो उन्होंने छिपकली कला का इस्तेमाल करके खुद को आसपास के वातावरण में विलीन कर लिया ताकि वे चुपके से हमला कर सकें, ये सोचकर कि सामने वाला उन्हें देख नहीं पाएगा। हालांकि विरोधी ने उन्हें न देखने का नाटक किया और फिर जानबूझकर पास आकर एक ही वार में शिक्षक को काट डाला। उन्हें काटने के बाद दुश्मन ने एक आखिरी टिप्पणी करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूँ? इसलिए अपनी मृत्युशैया पर शिक्षक ने खून की उल्टी की और छिपकली कला लिखी और आने वाली पीढ़ियों को इस साधना तकनीक को सावधानी से साधने की सलाह दी। क्या ये सिर्फ एक गिरगिट नहीं है? लिन फैन हंसा। उसे लगा कि शिक्षक का विचार अच्छा था, लेकिन थोड़ा मूर्खतापूर्ण भी। अगर गिरगिट रंग भी बदल ले तो अगर कोई अंधा न हो तो वह उसे देख सकता है। हालांकि ये साधना तकनीक बुरी नहीं थी, लिन फैन को इसमें थोड़ी दिलचस्पी थी। इस साधना तकनीक में केवल 3 स्तर थे, लेकिन वह इसे अनंत बार उन्नत कर सकता था। क्या वह इसे किसी विकृत तकनीक में नहीं बदल सकता था? उसने इसे सीख लिया। डिंग, चुपके कला सीखने के लिए बधाई। चुपके कला की पहली परत 0/100। इसके बाद लिन फैन पुस्तकालय की पहली मंजिल पर घूमता रहा। यहाँ की साधना तकनीकें मूलतः निम्न श्रेणी या पीली श्रेणी की थीं। कुछ का व्यवहारिक महत्व बहुत कम था। लिन फैन हमेशा एक ही सिद्धांत पर अड़ा रहता था, यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने कौशल हैं, बल्कि मायने रखता है कि वे कितने परिष्कृत हैं। उसकी हवा का पीछा करने वाली तलवार कला, झाना हुआ फुजू उंगली, अचल सम्राट मुट्ठी, भ्रामक गति तकनीक और काला बाग दिल चुराता है अभी तक अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंची थीं। और विविध कलाएं सीखना अनंत होगा। जब लिन फैन किसी को सीढ़ियों से नीचे आते देखता तो उसका दिल खुशी से झूम उठता। ऊपर और भी किताबें थीं जिन्हें वह जाकर देख सकता था। हालांकि जैसे ही लिन फैन सीढ़ियों से ऊपर जाने वाला था, उसे एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने रोक लिया। तुम ऊपर नहीं जा सकते, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। क्यों? वे ऊपर जा सकते हैं, मैं क्यों नहीं? इस समय लिन फैन क्रोधित हो गया। क्या ये भेदभाव नहीं था? केवल ये वर्ग और उससे ऊपर के लोग ही ऊपरी मंजिलों में प्रवेश कर सकते हैं। तुम अभी योग्य नहीं हो, सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने कहा। लिन फैन ने सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े की जांघों पर नज़र डाली और मन ही मन अपने पूर्वजों को कोस रहा था। वह उसे बाद में रुलाएगा। फिर लिन फैन चला गया, वापस जाकर छिपकली कला का गहन अध्ययन करने की तैयारी में। अपने कमरे में लौटकर लिन फैन ने दरवाज़ा बंद किया और फिर छिपकली कला को सक्रिय किया। ये साधना तकनीकें दूसरों से अलग थीं, उन्हें उन्नत करने के लिए वह केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था। जैसे ही लिन फैन ने चुपके कला को सक्रिय किया, उसका असली सार धीरे धीरे कम होता गया। डिंग, बधाई हो, चुपके कला का अनुभव जोड़ 100। डिंग, बधाई हो, चुपके कला का स्तर बढ़ गया है। चुपके कला की दूसरी परत 0/1000। इस क्षण लिन फैन खुशी से हंस पड़ा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह केवल एक सक्रियण से उन्नत हो जाएगा। ये वास्तव में बहुत आसान था।
लिन फैन को भी लगा कि वह धीरे धीरे बदल रहा है। उसके शरीर का असली सार आसपास के वातावरण की नकल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि साधना तकनीक एक गिरगिट है। हालांकि चाहे ये कितना भी बदल जाए, कोई भी जो अंधा नहीं था वह अभी भी देख सकता था कि यह चीज़ जो आसपास के वातावरण में विलीन हो गई थी, एक व्यक्ति थी। फिर लिन फैन ने कई काम किए एक साथ। चुपके कला को सक्रिय किया और स्वर्ग रैंक उच्च श्रेणी की मन साधना तकनीक निराकार स्वर्गीय दानव की साधना की, जो उसने मोयुशुआन से छीनी थी। डिंग, बधाई हो। स्वर्ग रैंक उच्च श्रेणी की मन साधना तकनीक निराकार स्वर्गीय दानव का अनुभव जोड़ 1-0। डिंग, बधाई हो। चुपके कला का अनुभव जोड़ 1-0-0। डिंग, बधाई हो। चुपके कला का स्तर ऊपर हो गया है। चुपके कला की तीसरी परत 0/2000। इन 2 स्वर्ग श्रेणी उच्च स्तरीय मन साधना तकनीकों ने लिन फैन को सिरदर्द दे दिया, क्योंकि प्राप्त अनुभव बहुत कम था, इतना कम कि लगभग पागल कर देने वाला था। उसे नहीं पता था कि वह इन 2 मन साधना तकनीकों को कब उन्नत कर पाएगा। हालांकि दोनों मन साधना तकनीकों की पहली परत के लिए केवल 1 लाख अनुभव की आवश्यकता थी, लेकिन एक बार में 10 अंक प्राप्त करना एक पीड़ादायक अनुभव था। इसके अलावा साधना के दौरान सच्चे सत्व का उपभोग काफ़ी अधिक था, इसलिए उसे समय समय पर रुककर सच्चा सत्व प्राप्त करना पड़ता था और फिर साधना में पुनः लगना पड़ता था। अगले दिन लिन फैन अपनी साधना से उठा, फिर तुरंत अपना डेटा पैनल खोला और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। बुरा नहीं। निराकार स्वर्गीय दानव का अनुभव लगभग 30,000 बढ़ गया था और गुप्त कला एक भयानक 12वीं परत तक पहुंच गई थी। बंदर आड़ू चुराता है के अनुभव के बाद लिन फैन ने सोचा कि छिपकली कला का रूपांतरण 20वीं परत पर होना चाहिए। रातों रात तीसरी परत से 12वीं परत तक छिपकली कला की साधना करने में मेरी बराबरी और कौन कर सकता है। लिन फैन ने प्रसन्न मन से स्नान किया। आज वह अपने छात्रों को अपने प्रेम से भरे महान अभिषेक को सहने देगा। जैसे ही लिन फैन कक्षा की ओर बढ़ा, उसने देखा कि रास्ते में कुछ शिक्षक और छात्र कल की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। वह प्रसन्न हुआ और धीरे से पास झुका, ये सुनने के लिए कि ये लोग उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। यह नया क्लास डिंग शिक्षक काफ़ी सक्षम है। उसने वास्तव में लियू किंगफेंग और अन्य तीनों को बहुत अपमानित किया। वह वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति है। जब लिन फैन ने यह सुना तो उसका हृदय तुरंत खुशी से भर गया। निश्चित रूप से कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह सुनता रहा, लिन फैन को अचानक एहसास हुआ कि थोड़ी गड़बड़ा गई है। इस नए शिक्षक को भी खुद को संभालना नहीं आता। लियू किंगफेंग और बाकियों से छात्रों से माफ़ी मंगवाना ये कैसी बात है। ये चारों फिर कभी छात्रों के सामने अपना सिर कैसे ऊंचा रख पाएंगे। अफसोस, जो लियू किंगफेंग और बाकियों को हरा सकता है वो क्लास डिंग में क्यों जाएगा। इतनी ताकत के साथ वो ई क्लास का शिक्षक बनने के लिए पूरी तरह योग्य है। हे, तुम लोग समझ नहीं रहे हो ना। मुर्गी का सिर होना फीनिक्स की पूंछ से बेहतर है। ये क्लास छिपी हुई प्रतिभाओं से भरा है और लियू किंगफेंग और बाकियों को तो बस औसत ही माना जा सकता है। अगर वो ये क्लास में गया तो क्लास डिंग जितना आकर्षक कैसे हो सकता है। तुम्हारी बात तो सही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान इतना षड्यंत्रकारी होगा। भविष्य में सभी के लिए इस व्यक्ति के साथ संबंध न रखना ही बेहतर है। लियू किंगफेंग की वर्ग में अच्छी प्रतिष्ठा है और मैंने सुना है कि शाही राजवंश के 13वें राजकुमार के लियू किंगफेंग के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। इस समय लिन फैन को लगा जैसे ये लोग उसे एक षड्यंत्रकारी के रूप में चित्रित कर रहे हैं। वह ऐसा कैसे होने दे सकता है। सब लोग, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा विश्लेषण बिल्कुल सही है। इस पर लिन फैन एक जिज्ञासु दर्शक की तरह चुपचाप वहां चला आया। ओह, तो फिर कोई अंदरूनी कहानी है? चर्चा कर रही भीड़ ने असमंजस में पूछा। लिन फैन की भौहें खुशी से उठ गईं, फिर वह वाकपटुता से शेख ही बघारने लगा। यह मामला कल से ही शुरू होता है। मैं अकादमी में इधर उधर भटक रहा था, तभी मैंने अनजाने में अकादमी के कमल तालाब के पास किसी को खड़े होकर खुद से बातें करते देखा। उस समय मुझे लगा कि कहीं यह व्यक्ति नदी में कूदने वाला तो नहीं है या कुछ और, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान दिया और चुपके से अंधेरे में छिपकर बातें सुनने लगा। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब मैंने उस व्यक्ति का पहला वाक्य सुना तो मैं चौंक गया। उसने कहा कि क्लास डिंग के छात्रों को पढ़ाना न तो प्रसिद्धि के लिए था, न ही लाभ के लिए, बल्कि अपनी थोड़ी सी शक्ति का उपयोग करके इन भटके हुए क्लास डिंग के छात्रों को धर्म के मार्ग पर वापस लाने के लिए। जरा सोचो, ये क्लास डिंग के छात्र जो अकादमी में लगातार उपहास और बहिष्कार झेलते हैं, उनके दिल जरूर कुंठित होंगे। अगर वे बाद में स्नातक होते हैं तो वे क्या कर सकते हैं? लिन फैन ने उन कुछ लोगों की ओर देखते हुए पूछा। क्लास डिंग से निकलने वाले ज्यादातर छात्र या तो पहाड़ी डाकू होते हैं या छोटे चोर, एक राहगीर ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा। बिल्कुल, अगर कोई उनका मार्गदर्शन नहीं करता तो क्या वे सचमुच भटक नहीं जाएंगे? जरा सोचिए, वह लियू किंगफेंग और बाकियों को हरा पाया था, इसलिए उसकी अपनी साधना कमजोर नहीं होनी चाहिए।
अगर वह ही क्लास में जाता तो क्या वह एक लोकप्रिय शिक्षक नहीं होता? क्लास डिंग के सामने इस तरह का व्यवहार करना, दूसरे शिक्षकों के भेदभाव को सहना, मैं सचमुच उसकी प्रशंसा करता हूँ। क्या आप सहमत नहीं हैं? लिन फैन ने गंभीरता से कहा, और ऐसा लग रहा था जैसे सच में ऐसा ही हो। लिन फैन के बहकावे में आकर ये कुछ लोग भी भ्रमित हो गए और अपनी पिछली गपशप पर शर्मिंदा हुए। यह विश्लेषण सही है। ऐसा लगता है कि यह नया शिक्षक सचमुच उदार है। शर्मनाक, शर्मनाक, उसमें इतनी उदारता है, फिर भी हम उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे थे। ये सचमुच गलत है। भाई, आपके शब्दों के लिए धन्यवाद, वरना हम इस नए शिक्षक को सचमुच गलत समझ लेते। ये देखकर कि इन चंद लोगों को अपनी गलती समझ आ गई है, लिन फैन ने भी राहत भरी मुस्कान दी और हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे नेक, उदार और निस्वार्थ व्यक्ति के लिए, हालांकि मैं उनसे परिचित नहीं हूं, मैं सच्चाई को तोड़ मरोड़ नहीं सकता। अगर आप सब सच्चे दिल से ईमानदार हैं तो इसे और लोगों तक फैलाएं, ये भी एक नेक काम होगा, कर्म का फल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसी बात को गलत तरीके से प्रचारित नहीं किया जा सकता। हम में से कुछ लोग तो निश्चित रूप से दूसरों को इसके बारे में बताएंगे, कई राहगीरों ने जल्दी से कहा। मेरे पास और भी काम है, इसलिए मैं पहले विदा लेता हूँ। लिन फैन का दिल खुश हो गया, फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जल्दी ही वहां से चला गया। उसकी इतनी नेक बात को गलत तरीके से प्रचारित कैसे किया जा सकता है? क्या इससे उसकी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होगी? ... जब लिन फैन एक खुशनुमा धुन गुनगुनाते हुए कक्षा में पहुंचा तो उसने पाया कि कक्षा के सभी 13 छात्र अपने अपने कामों में व्यस्त थे और उसे बिल्कुल अनदेखा कर रहे थे। ये देखकर लिन फैन थोड़ा उदास हो गया। ये छात्र, जिन्हें अपने गुरु और दाओ का सम्मान करना चाहिए था, इतने बदल कैसे गए? लिन फैन ने बनावटी हल्की खांसी की। इस हल्की खांसी ने छात्रों को चौंका दिया। जब उन्होंने देखा कि मंच पर खड़ा व्यक्ति उनका शिक्षक है तो 13 छात्र तुरंत सम्मानपूर्वक खड़े हो गए, फिर एक साथ चिल्लाए, सुप्रभात गुरुजी। हाँ, बैठ जाए। लिन फैन ने सिर हिलाया और कहा, आप सब क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ कुछ देर से हूँ, आपने मुझे कैसे नहीं देखा? गुरुजी, आप कब अंदर आए? मैं तो बस दरवाजे की तरफ देख रही थी, सोच रही थी कि आप अभी तक क्यों नहीं आए। कक्षा में अकेली लड़की होने के नाते लियू शुई काफ़ी मासूम और प्यारी थी। हाँ गुरुजी, हमने आपको अंदर आते ही नहीं देखा। काओ तियानजियाओ को भी बहुत अजीब लगा। फिर बाकी छात्र भी एक एक करके बोलने लगे। इस समय लिन फैन उलझन में था। उसके जैसा विशाल जीवित व्यक्ति दरवाजे से अंदर आकर मंच के सामने कैसे खड़ा हो सकता है, दिखाई नहीं दे रहा। क्या वे सभी निकट दृष्टि वाले हो सकते हैं? तभी लिन फैन को अचानक याद आया कि वह अभी भी AFK पर है। उसकी छिपकली कला लगातार ऊपर जा रही थी। लग रहा था कि छात्रों ने उसे नहीं देखा था, शायद छिपकली कला की वजह से। स्थिति को समझने के बाद लिन फैन भी हल्के से मुस्कुराया। अच्छा, दिन की योजना सुबह से शुरू होती है। आज मैं आप सभी को अभिषेक दूंगा। गुरुजी, अभिषेक क्या है? झू यू ने उलझन में सिर झुकाते हुए पूछा। अभिषेक मेरी अनूठी साधना तकनीक है। इसे समझाना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसका अनुभव कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है झू यू, आप एक मिसाल कायम करने वाले पहले व्यक्ति बनिए। लिन फैन समझाने में बहुत आलसी था, फिर उसने हाथ से इशारा किया और कहा, गुरुजी, मेरा नाम जूडी है। झू यू नहीं, जूडी ने बहुत अन्याय महसूस करते हुए कहा। यह बदला हुआ नाम थोड़ा अप्रिय था। लिन फैन की भौहें सिकुड़ गईं और वह जूडी को गौर से देखने लगा, मानो कह रहा हो, तुम अपने गुरु की बात मानने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? इस समय जूडी भी नर्म पड़ गई। ठीक है गुरुजी, मैं गलत थी। इस समय लिन फैन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये छात्र सीखने योग्य था। ... इस अभिषेक के लिए लिन फैन ने उन्हें टाइटेनियम स्तर का दानव शरीर देने का फैसला पहले ही कर लिया था। ये शरीर शोधन विधि जब तीसरे लोक तक साधना की गई तो पहले से ही काफ़ी अच्छी थी। साधारण तलवारें और ब्लेड इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, और जब ये छठी परत तक पहुंची तो यह एक गुणात्मक छलांग थी। एक ही साधना क्षेत्र के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। गुरु, क्या इस अभिषेक से कोई नुकसान होगा? झू यू ने डरते हुए लिन फैन को देखते हुए अपनी लार निगल ली। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, चिंता मत करो, गुरु तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे। जल्द ही तुम्हें पता चलेगा कि तुम में गुणात्मक परिवर्तन आ गया है, लिन फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर झू यू का चिकना हाथ पकड़कर उसे मंच पर ले गया। लिन फैन को टेलीविजन के दृश्य याद आ गए जहां विशेषज्ञ दूसरों का अभिषेक करते समय उन्हें पालती मारकर बैठने को कहते थे, फिर उनकी 5 उंगलियां फैलाकर सिर पर दबा देते थे। एक शिक्षक होने के नाते ये शैली जरूरी थी, अगर और कुछ नहीं। झू यू, पालथी मारकर बैठो, अपनी ची को अपने दानत्यन में प्रवाहित करो, शिक्षक आ रहे हैं। लिन फैन चिल्लाया, अपनी 5 उंगलियां फैलाकर झू यू के सिर पर दबाते हुए।
उसका आभामंडल काफी प्रभावशाली था, जिसने अन्य छात्रों को चौंका दिया। एन शिक्षक, मैं तैयार हूँ, आइए, झूयू ने घबराहट में अपनी लार निगलते हुए कहा। आराम करो, इतना घबराओ मत, शिक्षक बहुत दयालु होंगे। एन, उन्होंने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी और उन्हें पता नहीं था कि शिक्षक अभिषेक से क्या मतलब रखते हैं। झूयू के पालथी मारकर बैठे चेहरे को देखकर भी वे घबरा गए। हालांकि उनके लिए यह ज्यादा उत्सुकता थी। वे सोच रहे थे कि आगे क्या होगा और उनकी नज़रें झूयू पर टिकी थीं, जो पहला परीक्षण विषय था। आह गुरुजी, झूयू ने उल्टी कर दी। जैसे ही वे ध्यान से देख रहे थे, उन्होंने अचानक झूयू को अपना सिर हिलाते हुए देखा और उसके मुंह से सुबह खाया हुआ खाना निकल रहा था। इस समय लिन फैन, जो अभिषेक करने वाला था, भी स्तब्ध रह गया। झूयू, तुम्हें क्या हुआ है? लिन फैन थोड़ा अवाक था। उसने अभी तक अभिषेक शुरू भी नहीं किया था, तो लक्षण कैसे प्रकट हो सकते हैं? गुरुजी, आप मेरा सिर दबा रहे हैं और उसे आगे पीछे हिला रहे हैं और मुझे बहुत चक्कर आ रहा है और उल्टी आने वाली है। क्या अभिषेक वाकई इतना असुविधाजनक है, गुरुजी? झूयू को लगा कि यह अभिषेक बहुत दर्दनाक था। ये सुनकर लिन फैन ने आंखें घुमाई, थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। टीवी पर जब विशेषज्ञ लोगों का अभिषेक करते थे, तो जब वे किसी का माथा पकड़ते थे तो माहौल बनाने के लिए जोर से हाथ हिलाते थे। जब यह उनके पास आता था तो लोगों को उल्टी आने लगती थी। ऐसा कैसे हो सकता था? यह अवैज्ञानिक था, सचमुच अवैज्ञानिक। ये कुछ भी नहीं है, ये सामान्य है। अभी अभी गुरु अपनी साधना तकनीक का प्रसार कर रहे थे। अब यह आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा है, तैयार हो जाओ। इस समय लिन फैन ने माहौल के साथ खेलना बंद कर दिया और ईमानदारी से शिष्य का अभिषेक करना शुरू कर दिया। डिंग, क्या तुम टाइटेनियम स्तर के दानव शरीर का अभिषेक करना चाहते हो? पुष्टि करो। इसी क्षण झूयू, जिसने कुछ भी महसूस नहीं किया था, ने अचानक अपना भाव बदल दिया। उसने महसूस किया कि गुरु का हाथ उसके सिर पर दबाते हुए अचानक गर्म हो गया, मानो हथेली के माध्यम से क्यूई की एक धारा उसके मस्तिष्क में प्रवाहित हो रही हो। और इसके बाद क्यूई उसके मस्तिष्क में प्रवाहित हुई, नीचे की ओर प्रवाहित हुई, उसके अंगों और हड्डियों में फैल गई। डिंग, अभिषेक सफल रहा। ठीक है, तुम्हें कैसा लग रहा है? लिन फैन ने झूयू की ओर देखते हुए पूछा। दूसरे छात्र भी झूयू की ओर देख रहे थे, सोच रहे थे कि यह कैसी विधि है। झूयू ने इस समय अपनी आंखें झपकाईं, कुछ उलझन से इधर उधर देखा, फिर अपना सिर हिलाया। गुरुजी, ऐसा लग रहा है कि अचानक मेरे दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो मुझे पहले नहीं पता थीं। हाँ, बुरा नहीं है। लिन फैन ने सिर हिलाया, फिर अचानक झूयू के शरीर पर मुक्का मारा, जिससे आसपास के छात्र चौंक गए, जिन्हें समझ नहीं आया कि गुरु ने अचानक हमला क्यों किया। कैसा है? उस मुक्के से लिन फैन ने अपनी ताकत पर काबू पा लिया। अब वह ये साबित करना चाहता था कि अभिषेक के बाद वे टाइटेनियम स्तर के दानव शरीर की साधना कैसे करेंगे। संत दानव संप्रदाय में सैंडबैग हॉल में टाइटेनियम स्तर के दानव शरीर की साधना करने वालों को स्वयं ही साधना करनी पड़ती थी, वे बाहरी शक्तियों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। अब लिन फैन देखना चाहता था कि टाइटेनियम स्तर के दानव शरीर में कोई बदलाव आया है या नहीं। झूयू, जिसे अभी अभी गुरु ने मुक्का मारा था, के चेहरे पर अचानक खुशी के भाव दिखाई दिए। गुरु, आपने जो मुक्का मारा था उससे मुझे बहुत आराम महसूस हुआ। मैं अपने शरीर में क्यूई की एक धारा बहती हुई महसूस कर सकता हूँ। आह झूयू, गुरु ने अभी अभी तुम्हें मुक्का मारा है और तुम्हें वाकई आराम महसूस हुआ। गुरु, क्या झूयू में कुछ गड़बड़ है? काओ तियानजियाओ ने लिन फैन से भावशून्य स्वर में पूछा। कोई बात नहीं, ये सामान्य है। अभी अभी गुरु ने झूयू को शरीर शोधन साधना तकनीक से अभिषिक्त किया है। ये साधना तकनीक बहुत चमत्कारी है, इसमें आत्म साधना की आवश्यकता नहीं है। जब तक दूसरे आपको मुक्का मारते रहेंगे, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करते, आप सब पंक्ति में लग जाए, गुरु आपका अभिषेक करना चाहते हैं। लिन फैन ने कहा। हाँ, छात्र यह सुनकर बेहद उत्साहित थे कि यह साधना तकनीक इतनी शक्तिशाली है और वे इतनी जल्दी एक साधना तकनीक सीख सकते हैं। उन्होंने पहले भी साधना करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन निम्न स्तरीय साधना तकनीकों के साथ भी वे कभी सफल नहीं हुए थे। उन्होंने दूसरे गुरुओं को ये कहते सुना कि यह शायद अपर्याप्त बोध क्षमता के कारण था। इसके बाद लिन फैन ने शेष 12 लोगों में से प्रत्येक का अभिषेक किया। ठीक है, मैंने तुम्हें इस दिव्य शरीर शोधन साधना तकनीक से पहले ही अभिषेक कर दिया है। अब से तुम्हें लगन से साधना करनी होगी और मेरे नाम को कलंकित नहीं करना होगा। इन शिष्यों पर गहरी छाप छोड़ने के लिए लिन फैन ने भी अपना चेहरा थोड़ा पीला और अपनी आभा को थोड़ा कमजोर करने की कोशिश की। हाँ, 13 शिष्यों ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर गुरु का कुछ पीला चेहरा देखकर उनके दिल दुख गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सोचा, गुरु ने हमें अभिषिक्त करने के लिए अपने शरीर को कष्ट पहुंचाया होगा। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने कभी किसी साधना तकनीक से दूसरों का जबरदस्ती अभिषेक करने के बारे में नहीं सुना था।
और अब जब गुरु ने उन्हें साधना तकनीक से अभिषिक्त कर दिया था तो यह उनके लिए एक भारी बोझ रहा होगा। गुरु, आपकी असीम कृपा के लिए धन्यवाद। एक दिन गुरु के रूप में, एक पिता के रूप में जीवन भर। हम तेरा शिष्य भविष्य में गुरु के नाम को कलंकित नहीं करेंगे। काओ तियानजियाओ ने घुटने टेककर उनका नेतृत्व किया। भविष्य में अच्छी तरह से साधना करो और इस शरीर शोधन साधना तकनीक का अभ्यास करके महान पूर्णता क्षेत्र तक पहुंचो। लिन फैन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। हाँ गुरुजी, 13 छात्र एक साथ चिल्लाए। अच्छा, अब पाठ शुरू करते हैं। लिन फैन ने इन 13 छात्रों की बोध क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ उपन्यासों की शुरुआत बताने की तैयारी की। उपन्यासों के चयन की बात करें तो स्वाभाविक रूप से वे ऐसे होने चाहिए थे जिनका नायक बेकार हो, क्योंकि वंचितों की वापसी दांव थी। गुरुजी, आपने हमें अभिषेक करके अपनी नींव को नुकसान पहुंचाया होगा। आप आराम क्यों नहीं करते? काओ तियानजियाओ ने कहा। लिन फैन मुस्कुराया और हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, एक शिक्षक होने के नाते मुझे समर्पित होना चाहिए। और अब मैं आपको आपके क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए कुछ कहानियां सुना रहा हूं जो भविष्य में भी आपकी मदद करेंगी। आपको बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। काओ तियानजियाओ समेत 13 ने लिन टीचर के पीले चेहरे को देखा, फिर भी वह उन्हें पढ़ाना चाहते थे, जिससे उनकी आंखों में और भी आंसू आ गए। कहा जाता है कि दाली राजवंश के लोंगयुआन प्रांत में फोंग परिवार नामक एक प्रमुख परिवार था। और मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसकी शुरुआत इसी फोंग परिवार के एक दास से होती है। लिन फैन को हमेशा लगता था कि अनंत जीवन की कहानी थोड़ी ज्यादा आक्रामक है, लेकिन शुरुआती कथानक काफी सामंजस्यपूर्ण था। एक दास का अमर संप्रदाय में प्रवेश कितनी प्रेरणादायक कहानी थी। छात्र भी धीरे धीरे तल्लीन होते जा रहे थे, खासकर जब लिन फैन ने नायक फोंग हान और एक दास के रूप में उसके द्वारा सहे गए उत्पीड़न के बारे में बात की, जो आश्चर्यजनक रूप से एक छात्र के दिल में गूंज उठा। जब लिन फैन ने यह उतार चढ़ाव महसूस किया तो उसने कुछ अतिरिक्त नजरें डालीं। जूई मो, एक बहुत ही अजीब नाम और एकमात्र छात्र जिसका नाम लिन फैन नहीं समझ पाया गलत। जूई मो का रूप रंग साधारण था, चेहरा दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में कई नकारात्मक भावनाएं थीं। आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं, हालांकि यह कहावत थोड़ी बेतुकी है। लिन फैन इस पर पूरी तरह विश्वास करता था। जूई मो 4 महान कुलों में से एक युन कुल के एक सेवक का पुत्र था। उसका दर्जा बेहद निम्न था और युन कुल में उसे बहुत अत्याचार सहना पड़ा। वह तियानफू अकादमी इसलिए आ सका क्योंकि तियानफू अकादमी बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देती थी, चाहे आप उच्च अधिकारी हो या सामान्य व्यक्ति। जब तक आप साधना पथ पर चलना चाहते थे, आपका स्वागत था। जूई मो अपनी सेवक वाली पहचान से बचने के लिए ही तियानफू अकादमी आया था। उस समय शिक्षक को यह कहानी सुनाते हुए जूई मो को ऐसा लगा जैसे वह खुद के बारे में बात कर रहा हो। उसके पास उस व्यक्ति जैसा सौभाग्य नहीं था जिसके बारे में शिक्षक ने बात की थी। जूई मो, तुम्हारी आंखें अनिच्छा से भरी हैं। क्या इस कहानी ने तुम्हें कुछ याद दिलाया? लिन फैन ने फैंग हान के अद्भुत जीवन को विराम देते हुए पूछा। दूसरे छात्रों ने जूई मो की ओर देखा। वे भी जूई मो की पहचान जानते थे, लेकिन ये कोई घमंड की बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। गुरुजी, जूई मो लिन फैन की ओर सम्मानपूर्वक देखते हुए खड़ा हुआ। गुरुजी ने जिस फैंग हान की बात की थी उसका दर्जा मेरे जैसा ही है। गुरुजी की कहानी सुनकर मुझे गहरी सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन मुझ में फैंग हान जैसा प्रयास और साहस नहीं है। लिन फैन ने जूई मो के उदास चेहरे को देखा, आह भरी, और महसूस किया कि इन बच्चों को अभी बहुत आगे जाना है। चूंकि उन्हें उनसे मिलने और उनका शिक्षक बनने का सौभाग्य अपनापन मिला था, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी थी। जहां तक 4 महाकुलों को लूटने और फिर यूं ही चले जाने की बात है, लिन फैन ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। चाहे कुछ भी हो, वह कम से कम ये तो चाहता था कि ये 13 शिष्य दूसरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और शुरुआती रेखा से न चुकें। जूई मो, गुरु के मार्गदर्शन में हम अपनी वर्तमान स्थिति से जरूर बच निकलेंगे। लियू शुई, एक लड़की होने के नाते, हालांकि उसे हमेशा उपहास और तिरस्कार सहना पड़ा था, उसका दिल हमेशा मजबूत था। अपने साथी को इतना निराश देखकर वह उसे दिलासा देने से खुद को रोक नहीं पाए। बाकी लोगों ने भी जूई मो को दिलासा दिया। जूई मो ने अपने साथियों को दिलासा देते हुए देखा और सिर हिलाया। गुरुजी, अब से मैं फैंग हान को अपना आदर्श मानूंगा, अडिग और दृढ़ गुलाम बनने के बजाय भिखारी बनूंगा। लिन फैंग को बेवजह बेबसी का एहसास हुआ। उसके पास किस तरह के छात्र थे? उनके अनुभव पिछले वाले से भी ज्यादा दुखद थे। जूई मो शायद अपने 13 छात्रों में सबसे दुखद था। टीचर को तुम पर पूरा भरोसा है। तुम जरूर तरक्की करोगे और जिन लोगों ने तुम्हें कभी तंग किया था उन्हें इसका बहुत पछतावा होगा। लिन फैन मंच से नीचे उतरा और जूई मो के सामने आकर विश्वास भरी नजरों से देखा। जूई मो ने अपने टीचर की विश्वास भरी नजरों को देखा, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। जूई मो को पहली बार दूसरों से इतना भरोसा मिला था। टीचर, मैं करूंगा। जूई मो ने जोर से सिर हिलाया। लिन फैन हल्के से मुस्कुराया। जूई मो के आभामंडल में बदलाव महसूस किया।
फिर उसने प्रोत्साहन का हाथ बढ़ाया और जुई मो के सिर पर धीरे से हाथ फेरा। योग्यता में वृद्धि हुई। शिक्षक के रूप में लिन फैन का उपपेशा अब सेज टीचर के स्तर पर पहुंच गया था, जिसमें छात्रों की योग्यता सुधारने के लिए प्रोत्साहन का हाथ कौशल शामिल था। इस समय जुई मो सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था, इसलिए पहले उसे प्रोत्साहन देना स्वाभाविक था। डिंग, छात्र जुई मो, योग्यता मूर्ख को औसत प्रतिभा में अपग्रेड कर दिया गया है। डिंग, बधाई हो, उपपेशे सेज टीचर का अनुभव जोड़ 100। सूचना सुनकर लिन फैन बहुत खुश हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक छात्र की योग्यता में सुधार करने से उसका अपना अनुभव भी बढ़ेगा। ये वाकई अच्छा था। अब इन 13 छात्रों को उसने टाइटेनियम स्तर का दानव शरीर प्रदान कर दिया था। एक बार जब उनका टाइटेनियम स्तर का दानव शरीर शुरुआती से पहले लोक में पहुंच जाएगा, तो वे अर्जित पहले लोक में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। और लिन फैन के अनुसार महानयान राजवंश में उसका समय निश्चित रूप से ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन चाहे कुछ भी हो, जब तक वह जाने से पहले उनकी योग्यता को प्रतिभा से ऊपर उठा सके, तब तक जीवन में उनकी उपलब्धियां कम नहीं होनी चाहिए। जब लिन फैन ने फैंग हान की शुरुआती कहानी सुनाना समाप्त किया, तो 13 छात्रों की बोध क्षमता फिर से काफी बढ़ गई थी। 13 छात्रों के लिए हर बार जब वे अपने शिक्षक का मार्गदर्शन सुनना समाप्त करते, तो उन्हें अपने भीतर कई बदलाव महसूस होते, लेकिन वे इस एहसास को पूरी तरह से समझा नहीं पाते थे। उन्हें बस ऐसा लगता था कि कुछ अलग है। ठीक है, आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अब से तुम आज़ादी से घूम सकते हो। जब तुम्हारी शरीर शोधन दिव्य कला पहले स्तर तक पहुंच जाएगी, तो गुरु फिर से सिखाएंगे, लिन फैन ने कहा। गुरुजी, तो ये शरीर शोधन दिव्य कला हम स्वयं नहीं कर सकते, तो हम कैसे करें? काओ तियानजियाओ ने पूछा। लिन फैन थोड़ा मुस्कुराया, दूसरों से मार खाना ही काफ़ी है। जहां तक दूसरों को तुम्हें मारने के लिए तैयार करने की बात है, ये तुम पर निर्भर है। ठीक है, ये कक्षा समाप्त होती है। सब लोग विदा हो जाओ। जब सभी छात्र गहन चिंतन में डूबे हुए थे और सोच रहे थे कि क्या करें, लिन फैन निराकार दिव्य दानव और गुप्त कला की साधना शुरू करने के लिए अपने कमरे में वापस आ गया था। निराकार दिव्य दानव की साधना थोड़ी कठिन थी, इसमें समय लगता था, लेकिन गुप्त कला ज्यादा कठिन नहीं थी। 2 दिनों तक लिन फैन पूरी तरह से साधना में डूबा रहा और अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। दिन रात निरंतर नीरस साधना के माध्यम से निराकार दिव्य दानव का अनुभव 50,000 गुना बढ़ गया। इस बिंदु पर उसे ये भी एहसास हुआ कि निराकार दिव्य दानव की साधना करना मुश्किल नहीं था, बल्कि इसके लिए समय की आवश्यकता थी। यह मन साधना तकनीक अन्य साधना तकनीकों की तरह नहीं थी जिन्हें जल्दी से साधना किया जा सकता था। इसके लिए धीरे धीरे प्रगति करते हुए समय की आवश्यकता थी। हालांकि लिन फैन को यह नहीं पता था कि स्वर्ग स्तर की उच्च स्तरीय साधना तकनीक होने के नाते निराकार स्वर्गीय दानव की साधना आवश्यकताएं बेहद कठोर थीं। मो येशुआन ने भी पहले लोक तक पहुंचने के लिए 3 महीने बिताए थे। फिर भी लिन फैन ने अपनी आलस्य की अवस्था में कुछ ही दिनों में पहले लोक तक साधना कर ली, जिसे रॉकेट की सवारी करने जैसा ही कहा जा सकता है। अब निराकार स्वर्गीय दानव का अनुभव केवल 2000 कम था, लेकिन लिन फैन ने इसे टाल दिया क्योंकि छिपकली कला पहले ही 19वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। चुपके कला के इस 19वें स्तर का अनुभव ज्यादा भयानक नहीं था, लेकिन साधना के दौरान खपत हुई सच्चीची बहुत भयानक थी। हर सेकंड सच्चीची के 30 अंक खर्च हो रहे थे, जिससे लिन फैन को ऐसा लग रहा था जैसे वह गिर पड़ेगा। निराकार स्वर्गीय दानव की साधना में भी इतनी सच्चीची खर्च नहीं हुई। हालांकि चुपके कला बिल्कुल बेकार थी। 20वें स्तर के बाद इसमें एक उन्नत परिवर्तन होगा और उसे नहीं पता था कि यह कैसा होगा। इसलिए लिन फैन ने अपनी सारी सच्चीची चुपके कला पर खर्च कर दी। वह देखना चाहता था कि क्या पिछले कुछ दिनों में उसकी मेहनत बेकार गई है। अगर आगे बढ़ने के बाद भी चुपके कला बेकार रही, तो वह सचमुच रो रो कर मर जाएगा। डिंग, बधाई हो, चुपके कला का अनुभव जोड़ 100। डिंग, बधाई हो, चुपके कला का अनुभव जोड़ 100। जब उसकी सच्ची क्यूई समाप्त हो जाती, तो लिन फैन आराम करता, लगन से अपनी सच्ची क्यूई पुनः प्राप्त करता, और जैसे ही वह पुनः प्राप्त होती, वह फिर से साधना में लग जाता। अगले दिन साधना के बीच में ही लिन फैन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। चुपके कला का 20वां स्तर आखिरकार पूरा हो गया। इस महान व्यक्ति को देखने दो कि तुम किस प्रकार की साधना तकनीक में आगे बढ़ोगे। वह केवल विकृति चाहता था, सामान्यता नहीं। स्वर्गीय आध्यात्मिक, सांसारिक आध्यात्मिक, मम्मी हम चलो दादाजी को अच्छी तरह से देखने दो कि यह कौन सी साधना तकनीक है। लिन फैन ने मन ही मन प्रार्थना की, उम्मीद करते हुए कि यह कोई बेकार साधना तकनीक न हो। अदृश्यता तकनीक। जब लिन फैन ने साधना तकनीक अनुभाग के अंतर्गत विवरण देखा, तो उसका दिल तुरंत धड़कने लगा। यह अदृश्यता तकनीक किसी को अदृश्य बना सकती थी। मूल रूप से अदृश्य होने पर भी इसका कोई खास फायदा नहीं होता।
आखिरकार गहन शक्ति वाले लोग ची को महसूस कर सकते थे और अपनी आंखें बंद करके भी वे दुश्मनों को उनकी ची से पहचान सकते थे। लेकिन लिन फैंग के लिए यह एक दिव्य कौशल था, क्योंकि लिन फैंग के पास ये तंत्र था। उसकी अपनी शक्ति संयमित थी और बाहरी रूप से मुक्त नहीं थी, इसलिए चाहे किसी व्यक्ति की साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वे लिन फैंग की ची का पता नहीं लगा सकते थे। दूसरों के लिए ये साधना तकनीक बहुत ही नीरस थी, केवल आम लोगों को ही मूर्ख बना सकती थी। विशेषज्ञों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप अदृश्य हैं या नहीं, जब तक क्यूई के होते हुए भी वे तुम्हें पहचान सकते थे और मार सकते थे। हाँ, इस क्षण लिन फैंग तुरंत खुश हो गया। अब से यह अविश्वसनीय रूप से संतोषजनक होने वाला था। क्या यह महान यान राजवंश और 4 महान परिवार अब भी उसके कदमों को रोक सकते हैं? शुरुआत में लिन फैंग के विचारों के अनुसार महान यान राजवंश को लूटने में अभी भी कुछ समय लग सकता था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वह सीधे शुरू कर सकता था। लिन फैंग द्वारा अपनी अदृश्य अवस्था का परीक्षण करने के बाद उसका सच्चा युआन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अपने वर्तमान 2200 सच्चे युआन अंकों के साथ वह लंबे समय तक अदृश्य रह सकता था। साथ ही अदृश्य अवस्था में उसका शरीर अभी भी चीजों को छू सकता था और उनके बीच से नहीं गुजर सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में अभी और अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इस क्षण लिन फैंग को लगा कि वह एकांत से बाहर आ सकता है। 3 दिनों तक साधना करने और अपनी गुप्त कला को उन्नत करने के बाद वह जाकर परिणामों का परीक्षण कर सकता था। डोंग डोंग डोंग। जैसे ही लिन फैंग बाहर जाने वाला था, उसने घंटी की आवाज़ सुनी। तियानफू अकादमी में शिक्षकों और छात्रों को इकट्ठा करने का यही तरीका था। हर बार घंटी बजने पर या तो कोई महत्वपूर्ण घटना घटी होती थी या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आया होता था। लिन फैंग तियानफू अकादमी में जितने दिन रहा था, उसने इस घंटी के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन कभी कुछ घटित होते नहीं देखा था। अब जब घंटी बज रही थी तो लिन फैंग वहां जाकर देखने के लिए बहुत उत्सुक था। इस समय तियानफू अकादमी के प्रवेश द्वार पर सड़कें सुनसान थीं और लोग अपने सिर हिला रहे थे। गहरे काले कवच पहने सैनिकों की कतारें तियानफू अकादमी के प्रवेश द्वार को घेरे हुए थीं, जिससे एक खालीपन सा पैदा हो गया था। और तियानफू अकादमी के सभी उच्च पदस्थ अधिकारी ऊपर से नीचे तक, जब तक वे ठीक ठाक थे, प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हो गए थे। उनके चेहरों पर खुशी के भाव थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। डीन, यान सम्राट और महारानी का इस बार हमारी अकादमी में आना एक महत्वपूर्ण घटना है, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जो एक अमर जैसे बूढ़े व्यक्ति के बगल में खड़ा था, बड़े उत्साह से कहा। यान सम्राट महान यान राजवंश के सर्वोच्च विशेषज्ञ थे, जिनकी साधना अथाह थी। यहाँ तक कि संत दानव संप्रदाय के वरिष्ठ भी उन्हें अपने समान मानते थे और उनकी उपस्थिति में अहंकार करने की हिम्मत नहीं करते थे। और यह महारानी दानव संप्रदाय के अद्वितीय मंडप की एक निजी शिष्या थीं, जिनका अद्वितीय मंडप में अत्यंत उच्च स्थान था। दोनों ने मिलकर महान यान राजवंश को एक नए शिखर पर पहुंचाया। स्वाभाविक रूप से हमें यान सम्राट और महारानी की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अकादमी को पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। अन्यथा अगर यान सम्राट और महारानी पर कोई बुरा प्रभाव पड़ा तो यह वास्तव में अपमानजनक होगा, तियानफू अकादमी के डीन ने कहा। समझ गया, सब कुछ पहले से ही तैयार है। मैंने कक्षा डिंग के छात्रों को पहले ही कह दिया है कि वे अभी वापस न आएं। अच्छा, यह अच्छी बात है। ... इस समय लिन फैंग चुपचाप भीड़ के बीच प्रकट हुआ। अपने आसपास के लोगों की चर्चाएं सुनकर वह भी चौंक गया। महान यान राजवंश के सम्राट और महारानी तियानफू अकादमी में आए थे। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। लिन फैंग भी इस समय उत्सुक हो गया, ये देखने के लिए उत्सुक था कि महान यान राजवंश के ये 2 सर्वोच्च व्यक्ति कैसे दिखते हैं। ये सोचकर वह सचमुच थोड़ा उत्साहित हो गया। वे यहाँ हैं, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। लिन फैंग चौंक गया, तुरंत अपने पंजों पर खड़ा हो गया और तियानफू अकादमी के प्रवेश द्वार की ओर देखने के लिए अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। ये देखकर लिन फैंग की आंखें सिकुड़ गईं। क्या शानदार प्रदर्शन था! अज्ञात क्रूर जानवरों पर सवार, सुनहरे कवच पहने सैकड़ों सैनिक 6 किलिन जैसे क्रूर जानवरों द्वारा संचालित एक शानदार ड्रैगन गाड़ी की रखवाली कर रहे थे। ड्रैगन गाड़ी विभिन्न अमूल्य रत्नों से जड़ी हुई थी, जो चिलचिलाती धूप में चकाचौंध कर देने वाली रोशनी बिखेर रही थी। रुको! इसी समय एक तेज आवाज गूंजी। 6 क्रूर जानवरों द्वारा खींची जा रही ड्रैगन गाड़ी धीरे धीरे रुकी। ड्रैगन गाड़ी को खींच रहे क्रूर जानवर अपनी जगह पर खड़े थे, राजसी और असाधारण, अपने नथुनों से गर्म हवा के झोंके छोड़ रहे थे। लिन फैंग बस देखकर ही इतना डर गया कि उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो बहुत ही दबंग गई थी। गाड़ी खींचने वाले ये क्रूर जानवर भी जन्मजात छठे लोक में थे। स्वागत है सर्वोच्च यान सम्राट और महारानी। तियानफू अकादमी के डीन ने अपनी वृद्ध आवाज में बिना किसी हिचकिचाहट के घुटने टेककर उनका अभिवादन किया। इसके बाद उसके पीछे खड़े सभी लोगों ने भी ऐसा ही किया, महान यान राजवंश के सर्वोच्च यान सम्राट का स्वागत किया।
लिन फैन दंग रह गया। अपने आसपास के सभी लोगों को घुटने टेकते देखकर अगर वह घुटने नहीं टेकता तो क्या उसे असामान्य नहीं माना जाता। फिर वह भी बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे बैठ गया। लिन फैन को दूसरों के सामने घुटने टेकने की आदत नहीं थी। नीचे बैठने और घुटनों के बल बैठने का असर एक जैसा था, एक प्रतीकात्मक इशारा ही काफ़ी था। इसी समय लिन फैन ने अपने बगल में एक आदमी को उसे दूरता से देखते हुए देखा और उसने आंखें घुमाईं। क्या? उस व्यक्ति ने बेबसी से सिर हिलाया, फिर घुटनों के बल बैठकर जोर से अभिवादन किया। लिन फैन ने उसे घृणा से देखा, मानो घुटनों के बल बैठने का आदी हो। जब उसके आसपास के लोग खड़े हो गए तो लिन फैन भी जल्दी से उठ खड़ा हुआ और फिर ड्रैगन गाड़ी में बैठे लोगों को गौर से देखने लगा। लिन फैन अब सचमुच बहुत उत्सुक था, सोच रहा था कि यान सम्राट और महारानी किस तरह के लोग हैं। इसी समय ड्रैगन गाड़ी से एक पैर बाहर निकला और लिन फैन का दिल भी मोहित हो गया। एक चमकदार पीले रंग का ड्रैगन वस्त्र, एक राजसी और असाधारण आभा, और दुनिया को देखती हुई वे आंखें। बस एक नज़र में ही लोग डर से कांप उठते थे, मानो दुनिया का हर कोई उसके चरणों में झुक जाए। लिन फैन ये दृश्य देखकर आश्चर्य से चिल्ला उठा। छोटा आकाश क्षेत्र, 7वां क्षेत्र। लिन फैन ने अब तक किसी में भी इतनी ऊंची साधना नहीं देखी थी, यहाँ तक कि मो येशुआन और निशांग मंतियान भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। अंतर बहुत बड़ा था। यान सम्राट के ड्रैगन रथ से उतरने के बाद उन्होंने एक सुंदर, मनोहर और अद्वितीय महिला को सहारा दिया जब वह ड्रैगन रथ से निकली। दुनिया के लिए एक माँ का वैभव, एक बलवान, एक कोमल। लिन फैन की नज़र में वे दोनों ही ड्रैगन और फीनिक्स थे। अंतर्निहित 8वां लोक। यान सम्राट, महारानी, तियानफू अकादमी के डीन दोनों के सामने आए, खुद को विनम्र बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, यहाँ तक कि चापलूसी भी कर रहे थे, मानो इस समय यान सम्राट की प्रशंसा के कुछ शब्द उन्हें स्वर्ग तक पहुंचा देंगे। हाँ, यान सम्राट ने सिर हिलाया, उनकी आभा से एक दबंग शक्ति का संचार हो रहा था। अगर लिन फैन उनकी आभा की तुलना भी करें तो भी उन्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे। ये तियानफू अकादमी का आजीवन सम्मान है कि यान सम्राट और महारानी तियानफू अकादमी आ सके। कृपया अंदर आइए। डीन ने खुद को विनम्र किया, फिर एक तरफ खड़ा हो गया, दोनों के पीछे पीछे चलने लगा, उनके साथ चलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब यान सम्राट ने एक कदम आगे बढ़ाया तो लिन फैन को एक दबंग आभा का एहसास हुआ जो उसकी इंद्रियों पर आक्रमण कर रही थी। आसपास के शिक्षकों और छात्रों ने श्रद्धापूर्वक उनके लिए एक चौड़ा रास्ता साफ कर दिया। इस समय लिन फैन, जो यान सम्राट और महारानी को गौर से देख रहा था, उसकी आंखें अचानक उनकी उंगलियों में पहनी अंगूठियों को देखकर चमक उठीं। ये क्या था? कितनी चमकदार अंगूठियां! लिन फैन ने कहा, ये तो अभूतपूर्व, अति विशाल भंडारण अंगूठियां थीं। जब उसने भंडारण अंगूठियों के बारे में सोचा तो लिन फैन को अचानक कुछ याद आया। महान यान राजवंश और 4 महान परिवार संप्रदाय नहीं थे क्या उनके खजाने गुप्त कक्षों में रखे जाते थे? यहाँ तक कि यान सम्राट और महारानी की उंगलियों में भी भंडारण अंगूठियां होती थीं, इसलिए कीमती वस्तुएं जरूर उनके साथ रखी जाती होंगी। करें या न करें? इस समय लिन फैन हिचकिचाया। अदृश्यता, ईंट, लूट, ब्रह्मांड का मोड़, काला बाघ दिल चुराता है। लिन फैन ने पूरी प्रक्रिया पहले ही तय कर ली थी, बस उसे इस बात में हिचकिचाहट हो रही थी कि उसे करना चाहिए या नहीं। आखिरकार जोखिम थोड़ा ज्यादा था। लिन फैन के सामने अब बहुत ही आसान विकल्प था। उसके सामने ढेर सारा धन जमा था, लेकिन इस धन के बगल में 2 सैनिक विभिन्न उन्नत हथियारों से लैस होकर उसकी रखवाली कर रहे थे। अगर वह सीधे हमला करता तो निश्चित रूप से एक अंधेरा रास्ता होता और वह राख में बदल जाता। लेकिन मौजूदा स्थिति ये थी कि बिना किसी प्रयास के इन दोनों सैनिकों को खत्म करना उसके लिए बहुत आसान था। बस एक ही बात सोचनी थी कि लूट के बाद क्या परिणाम होंगे। लिन फैन 20 मिनट तक सोचता रहा। उसकी आंखों से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। डरने की क्या बात है? पहले तो मैं इसे एक लहर की तरह उड़ा दूंगा, और सबसे बुरी बात यह है कि मैं वापस संत दानव संप्रदाय में शरण लेने के लिए भाग जाऊंगा। एक आदमी इस दुनिया में स्वतंत्र और बेरोक-टोक रहने के लिए जीता है। मैं, लिन फैन, कमज़ोर को मजबूत के साथ नहीं धमकाऊंगा। कमज़ोर के साथ मजबूत को धमकाना ही एक सच्चे इंसान को करना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। बहुत हो गई बातें, अब करते हैं। इस समय लिन फैन ने मन बना लिया था, अगर वह अपनी आंखों के सामने मोटा मांस न खाए तो क्या यही उसकी शैली होगी? हे, इस समय लिन फैन ने एक भयावह हंसी हंसी और भीड़ में विलीन हो गया। यान सम्राट और महारानी तियानफू अकादमी में केवल एक दिन रुकेंगे, लेकिन दोपहर में वे एक तैयार कमरे में आराम करेंगे। इसलिए लिन फैन के लिए हमला करने की सबसे अच्छी जगह निस्संदेह वहीं थी। ... दोपहर। लिन फैन, जो इस आलीशान कमरे में कुछ देर से इंतजार कर रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये ऑपरेशन वाकई बहुत पागलपन भरा, बहुत रोमांचक था। सूर्यास्त वन में मो येशुआन और निशांग मंटियन को धोखा देना भी इतना रोमांचक नहीं था। यान सम्राट, महारानी आ रही हैं।
इस समय बाहर से एक आवाज आई जिसने लिन फैन को चौंका दिया और वह तुरंत अदृश्य अवस्था में चला गया। वह फिर एक कुर्सी के पीछे स्थिर खड़ा हो गया। अब वह केवल खरगोश का इंतजार कर सकता था। चरमराहट। कमरे का पुराना लकड़ी का दरवाज़ा खोला गया और यान सम्राट और महारानी अंदर आए। लिन फैन ने उन दोनों को देखा, थोड़ा घबराया हुआ। ये दोनों लंबे समय से ऊंचे पदों पर थे, स्वाभाविक रूप से उनमें एक आभा थी। यान सम्राट, जब आप आराम करें तो अपनी उपपत्नी को आपकी सेवा करने दें। आइए, मेरे पास आइए। यान सम्राट ने बाहर से अपना दबंग व्यवहार बदला, एक हल्की अश्लील मुस्कान के साथ लिन फैन के सामने कुर्सी पर बैठ गए और फिर सुंदर महारानी को इशारा किया। यान सम्राट, ऐसा मत करो, हम बाहर हैं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ और बाहर पहरा दे रहे लोग हैं, कौन यहाँ आने की हिम्मत करेगा। कुर्सी के पीछे खड़े लिन फैन ने उनकी हरकतों को देखा और थोड़ा तिरस्कार महसूस किया। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका बाहरी दिखावा पूरी तरह से झूठ था? वे अपना असली रूप कैसे दिखा सकते थे और भेड़िए जैसा भेष कैसे बना सकते थे? इस कमरे में दाखिल होते ही उनकी त्वचा कैसी हो गई? यान सम्राट, तियानफू अकादमी जिन छात्रों को प्रशिक्षित कर रही है वे पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। यान सम्राट, आप तियानफू अकादमी का पुरजोर समर्थन करते हैं। क्या यह अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए है? महारानी, एक छोटी सी चिड़िया की तरह यान सम्राट के चौड़े आलिंगन में सिमट गईं। उनकी नाजुक गोरी उंगलियां यान सम्राट की गर्दन को धीरे से सहला रही थीं। अब जब संप्रदाय सत्ता में है और शाही राजवंश अधीनस्थ है तो ये किसी भी शाही राजवंश के लिए असहनीय अपमान है। यान सम्राट ने इसका भरपूर आनंद लेते हुए महारानी के छोटे स्तनों पर अपने दुष्ट हाथ रख दिए। लिन फैन ने ऊपर से नीचे देखा और एक भी क्लीवेज नहीं देखा। क्लीवेज के बिना कोई आग नहीं होती, इसलिए वह सोच रहा था कि यह लड़की महारानी कैसे बन गई। लिन फैन, जो आगे बढ़ने ही वाला था, ने दोनों को बातें करते सुना और तुरंत दिलचस्पी लेने लगा, ये देखने के लिए कि वे क्या कहेंगे। यान सम्राट, मेरा संप्रदाय यान सम्राट को उनके महान उद्देश्य के पुनर्निर्माण में मदद करने को तैयार है। अब संत दानव संप्रदाय भी आंतरिक और बाह्य परेशानियों से ग्रस्त है और इसकी अधीनता से अलग होने की इच्छा बस कोने के आसपास है, महारानी ने कहा। उनकी आंखों में एक चमक चमक रही थी। महारानी, आप और मैं कई सालों से पति पत्नी हैं। कुछ बातें हैं जो मुझे अच्छी तरह पता हैं। संत दानव पूर्वज ने बंजर भूमि से दिव्य रक्त प्राप्त किया था। दुनिया का कौन सा संप्रदाय इसे नहीं चाहता? बदलाव का दिन शायद दूर नहीं है ना? यान सम्राट, आपकी उपपत्नी अब आपकी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं यान सम्राट के साथ एक ही नाव पर हूँ। संत दानव पूर्वज ने दिव्य रक्त प्राप्त किया था, लेकिन वह इसे अकेले पचा नहीं सकते। हालांकि संत दानव संप्रदाय की विरासत 10,000 साल पुरानी है और इसकी नींव स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। अब विभिन्न दानव संप्रदाय तैयारी कर रहे हैं। जब तक समय सही है, 10,000 साल की विरासत वाला संत दानव संप्रदाय क्या कर सकता है? अंत में ये केवल राख में बदल सकता है। उस समय यान सम्राट ... लिन फैन पीछे खड़ा सुन रहा था और उसे धीरे धीरे लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई संत दानव संप्रदाय से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा हो। बंजर भूमि, दिव्य रक्त, ये सब क्या थे? हालांकि लिन फैन संत दानव संप्रदाय में केवल बाहरी संप्रदाय के शिष्य स्तर तक ही पहुंचा था, फिर भी उसके मन में इसके लिए गहरी भावनाएं थीं। और महान यान राजवंश संत दानव संप्रदाय के एक अधीनस्थ शाही राजवंश के रूप में वास्तव में विश्वासघात के विचार रखता था। लिन फैन इससे पूरी तरह घृणा करता था। संत दानव संप्रदाय हमेशा अपने अधीनस्थ शाही राजवंशों के प्रति बहुत अच्छा रहा था, न तो उन पर अत्याचार करता था, न ही सत्ता हथियाता था और यहाँ तक कि उन्हें हर साल कई लाभ भी देता था। उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद संत दानव संप्रदाय में पहले से ही जासूस घुसे हुए थे। धिक्कार है! लिन फैन, जो अभी भी अदृश्य था, ने दोनों को तिरस्कार से देखा, फिर बिना एक और शब्द कहे अपनी ईंट निकाली और उन दोनों को धक्का दे दिया। बेहोश! हे, तुम दोनों छोटी रंडियों, मेरे संप्रदाय के खिलाफ साजिश रचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सचमुच मौत को दावत दे रही हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या है। लिन फैन क्रोधित होकर उनके चेहरों पर निशाना साधा और उन्हें बार बार लात मारी। हालांकि लिन फैन जानता था कि उनकी साधना अपेक्षाकृत अधिक थी, इसलिए ये तरीका बेकार था। इसलिए उसने तुरंत डकैती शुरू कर दी। लिन फैन ने यान सम्राट और महारानी दोनों के संग्रहण अंगूठियां उतारकर अपने बैग में डाल लीं। लिन फैन ने उनके कपड़ों को छुआ और पाया कि वे कुछ खास नहीं थे, बस साधारण वस्त्र थे। ऐसा लग रहा था कि जब तक वे अपने लोग पहुंचेंगे तब तक वे अपने शरीर में खजानों को समाहित कर चुके होंगे, उन्हें अपने जन्म के हथियारों में परिष्कृत कर चुके होंगे। हालांकि लिन फैन के लिए ये यात्रा पहले से ही सार्थक थी। ये 2 संग्रहण अंगूठियां ही सबसे बड़े खजाने थे। शुरू में लिन फैन ने डकैती के बाद ही जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे उन दोनों को इसके परिणाम समझाना था। लिन फैन ने यान सम्राट और महारानी को उठने में मदद की, फिर उनके माथे पर कुछ बार थपथपाया।
हालांकि वे अभी तक अपनी चक्कर की हालत में, लिन फैन को वे बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसलिए उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ और बार थपथपाया। हे, इस समय लिन फैन ने यान सम्राट की जांघों पर निशाना साधा, फिर उत्सुकता से यान सम्राट की पैंट खोलकर देखने लगा, जिससे तुरंत एक तिरस्कार भरा भाव प्रकट हुआ। मूंगफली के दाने के बराबर, सचमुच छोटा। छोड़ो मुझे, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारी मदद करने दो। ब्रह्मांड को घुमाना। लिन फैन ने बंदर आड़ू चुराता है के उन्नत संस्करण का कम इस्तेमाल किया, क्योंकि यह कुछ हद तक प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध था, लेकिन इस समय लिन फैन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, वह बस उसे अपन बनाना चाहता था। डिंग, बधाई हो। ब्रह्मांड को घुमाना का अनुभव जोड़ 100,000,000। ये संकेत सुनकर लिन फैन तुरंत खुश हो गया। वास्तव में यह 1,00,000 अनुभव अंकों से बढ़ गया, जो अविश्वसनीय था। हालांकि ये देखते हुए कि यान सम्राट की साधना छोटे आकाश क्षेत्र के 7वें चरण तक पहुंच चुकी थी, यह कोई समस्या नहीं थी। ब्रह्मांड को घुमाना का प्रयोग करने के बाद लिन फैन ने एक बार फिर यान सम्राट की पैंट खोली और पाया कि यान सम्राट का छोटा सा मूंगफली का दाना लगातार सिकुड़ रहा था, मानो गायब होने वाला हो। भागने की कोशिश कर रहे हो? मैं, तुम्हारे दादा, तुम्हें अपनी मनमानी कैसे करने दे सकता था? ब्रह्मांड को घुमाना। डिंग, बधाई हो। ब्रह्मांड को घुमाने का अनुभव जोड़ 100,000,000। लगता है कि पहले गायब हो रही छोटी मूंगफली को पोषण मिला और वह फिर से उभरने लगी। लेकिन जैसे ही यह छोटी मूंगफली अपने नए जीवन का जश्न मनाने वाली थी, लिन फैन ने उसे आज्ञाकारी ढंग से वापस सिकोड़ने के लिए फिर से ब्रह्मांड को घुमाने का इस्तेमाल किया। अल्पविराम। डिंग, बधाई हो। ब्रह्मांड को घुमाने का स्तर बढ़ गया है। डिंग, ब्रह्मांड को घुमाने का स्तर 2, अनुभव 0/20 लाख। प्रभाव, ब्रह्मांड को घुमाने से यिन और यांग परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे 10,000 साल में एक बार होने वाला यिन यांग दुष्ट शरीर बनता है। पुनः रूपांतरित करने से यह अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। जैसे ही वह इस घुमाव का आनंद ले रहा था, लिन फैन ने यह प्रभाव देखा और तुरंत चौंक गया। ब्रह्मांड को घुमाने का वर्णन इसी क्षण क्यों आया? ये शुरू से क्यों नहीं आया? और ब्रह्मांड को घुमाने से वास्तव में 10,000 वर्षों में एक बार आने वाला यिन यांग दुष्ट शरीर निर्मित हो सकता है। यह अचानक लिन फैन को कुओशियांगे और उसके 20 से ज्यादा अधीनस्थों का ख्याल आया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं, तुम्हारा महान स्वामी, उस दिन सीधे 20 से ज्यादा यिन यांग दुष्ट शरीरों को घुमा चुका हूँ? हे भगवान, क्या ये सिर्फ लिंग परिवर्तन सर्जरी नहीं है? जुवानहुआंग विश्व में इसका इतना रहस्यमय वर्णन क्यों किया गया है? लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे पहले पकड़ लूंगा। जब मैं तुम्हें बाद में जगाऊंगा तो मैं तुम्हें एक सूजे हुए बड़े पक्षी को उठाने दूंगा और एक आदमी जैसी ताकत वापस पा लूंगा। जाहिर है, तुम्हें इन चीज़ों के लिए मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यही करना चाहिए। आखिर किसने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया जो बिना नाम छोड़े अच्छे कर्म करता है? हा, ब्रह्मांड को मोड़ने का अनुभव जब आधा हुआ तो लिन फैन रुक गया। समय मिनट दर मिनट बीत रहा था और किसी को नहीं पता था कि तियानफू अकादमी के डीन कब आएंगे। यान सम्राट की जांघें पहले से ही सूज गई थीं, लगभग उनकी पैंट फटने वाली थी। अगर कोई और होता तो लिन फैन का मन जरूर बदल जाता और वह रुक जाता, लेकिन यान सम्राट के लिए लिन फैन उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता था। ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूं और तुम्हारी महारानी से शुरुआत करता हूं। लिन फैन ने दिव्य कलाकृति 9-5 की बड़ी लाल ईंट उठाए और उसे उनके माथे पर कुछ बार पटका, फिर हल्की सांस ली और महारानी के पास चला गया। उफ, वह वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं, जो औरतों को प्यार करता हूं और उन पर दया करता हूं, उस पर हाथ कैसे रख सकता हूं? क्या पाप है? लिन फैन अंधा नहीं था, उसने स्वाभाविक रूप से देखा कि उसके सामने खड़ी महारानी सचमुच खूबसूरत थीं। उनकी सुंदरता दुर्लभ थी, लेकिन दूसरों के सामने भी वह वैसी ही थी जैसी उनकी पीठ पीछे थी, इतनी अविश्वसनीय रूप से कामुक। लिन फैन ने महारानी का नाजुक, हड्डी रहित छोटा सा हाथ थाम लिया और उसे बार बार सहलाया। वह सचमुच चिकना और मुलायम था। ये तुम्हारे छोटे से हाथ के लिए एकदम सही जोड़ी है। यान सम्राट की मूंगफली तुम्हारे छोटे से हाथ के लिए बिल्कुल सही है, सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी। लिन फैन ने बाएं दाएं देखा, फिर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। एक राष्ट्र की मां होने के नाते तुम्हें स्वाभाविक रूप से दुनिया के लिए एक उदाहरण बनना होगा। तुम्हारे छोटे छोटे बंस निश्चित रूप से काफी नहीं हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आज तुम अपने दादाजी से मिल गई हो, जिसे तुम्हारा सौभाग्य माना जा सकता है। अपने दादाजी से अपने संपूर्ण शरीर को नया आकार देने और एक महिला की असली सुंदरता को फिर से खोजने में मदद लेने दो। लिन फैन ने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी छोटी मुट्ठी भींची और उस पर सांस ली। मैं खोजूंगा। ब्लैक टाइगर दिल चुराता है। डिंग, बधाई हो। ब्लैक टाइगर दिल चुराता है का अनुभव जोड़ 8,000,000। लिन फैन, ब्लैक टाइगर दिल चुराता है के अनुभव को बढ़ते देखकर खुश हुआ।
पिछली बार जब उसने अनुभव हासिल करने के लिए निशांग मंतियन का इस्तेमाल किया था तो उस लड़की निशांग मंतियन ने उसे अनुभव देना बंद कर दिया था, जो लिन फैन के लिए एक कठिनाई थी। उसने तो यहाँ तक सोचा था कि दिव्य श्रेणी में पहुंच चुके छोटे बन भी अब काला बाघ दिल चुराता है के अनुभव को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन अब लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। जैसे जैसे काला बाघ दिल चुराता है पर लगातार गहन शोध होता गया, लिन फैन ने भी दोनों हाथों से लड़ना सीख लिया। जब उसने निशांग मंतियन पर इसका इस्तेमाल किया तो वह केवल एक हाथ का ही इस्तेमाल कर पाया, जिससे अंततः एक हाथ बड़ा और दूसरा छोटा हो गया। अब ये समस्या हल हो गई थी और महारानी के लिए वह भी लाभार्थियों में से एक थी। काला बाघ दिल चुराता है। डिंग, बधाई हो। काला बाघ दिल चुराता है का अनुभव जोड़ 80000। जैसे जैसे महारानी के छोटे बन बड़े होते गए, लिन फैन को स्वाभाविक रूप से उपलब्धि का एहसास होने लगा। आखिरकार इतिहास में किस महान गुरु के पास उनकी वर्तमान तकनीक और व्यवहारिक अनुभव था। जब वह बूढ़े हो गए और पहाड़ों में सेवानिवृत्त हो गए तो लिन फैन वास्तव में एक क्लिनिक खोलना चाहते थे, जन जन के हित के लिए, पूरे जुवानहुआंग विश्व के हित के लिए। डिंग, बधाई हो। ब्लैक टाइगर स्टीव्स हॉट का स्तर बढ़ गया है। डिंग, ब्लैक टाइगर स्टीव्स हॉट अब 19वें स्तर पर है, अनुभव 0/15 लाख। जब लिन फैन ने ब्लैक टाइगर स्टीव्स हॉट को 20वें स्तर के करीब पहुंचते देखा तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद आज ये सफल भी हो जाए। अब महारानी के लगभग छोटे बन बड़े बन में बदल गए थे, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था क्योंकि ब्लैक टाइगर स्टीव्स हॉट का स्तर अभी तक नहीं बढ़ा था। ब्लैक टाइगर स्टीव्स हॉट। डिंग, बधाई हो। ब्लैक टाइगर स्टीव्स हॉट का अनुभव जोड़ 60000। वास्तव में ब्लैक टाइगर स्टीव्स हॉट का स्तर बढ़ने के बाद प्राप्त अनुभव कम था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक अनुभव था, लिन फैन के पास असीम प्रेरणा थी। फिर लिन फैन उन्माद की स्थिति में आ गया। हालांकि ब्लैक टाइगर स्टीव्स हॉट में सिर्फ एक ही चाल थी, लिन फैन इसमें बेहद कुशल थी, क्योंकि लिन फैन के हाथों दो लड़कियों ने पहले ही अविश्वसनीय सुधार प्राप्त कर लिए थे। डिंग, बधाई हो। ब्लैक टाइगर स्टीव्स हॉट का अनुभव जोड़ 1। और इसी क्षण लिन फैन ने अचानक अपनी हरकतें बंद कर दी। उसके चेहरे के भाव बहुत हैरान थे, कुछ अवैज्ञानिक लग रहे थे। ये कैसे हो सकता है? वर्तमान स्थिति बिल्कुल निशांग मंतियन जैसी थी जो उस समय थी। अनुभव अचानक बढ़ना बंद हो गया। लिन फैन ने कुछ देर सोचा, महारानी की छाती को देखा और फिर समझ गया। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह एक निश्चित आकार तक पहुंच गया था और ब्लैक टाइगर स्टीव्स हॉट का अब इस पर कोई प्रभाव नहीं रह गया था, इसलिए इसने अनुभव देना बंद कर दिया। ऐसा ही होना चाहिए, अन्यथा इसे समझाने का कोई ठोस कारण नहीं है। लिन फैन ने आह भरी, कुछ असहाय सा लग रहा था। अगर यह अभी भी अनुभव प्राप्त कर सकता तो ब्लैक टाइगर स्टीव्स हॉट निश्चित रूप से आगे बढ़ गया होता। महारानी के विशाल, लगभग ढीले पड़ चुके हथियारों को देखकर लिन फैन के मन में और कोई विचार नहीं आया। लेकिन जब उसने यान सम्राट को देखा तो लिन फैन के मन में एक और विचार आया। वह सोच रहा था कि क्या काला बाघ दिल चुराता है का यान सम्राट पर कोई असर होगा। लिन फैन का दिमाग बहुत तेज था, वह जो भी सोचता उसे निर्णायक रूप से अमल में लाता। काला बाघ दिल चुराता है। लिन फैन ने यान सम्राट की छाती में गड़ा दिया। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि काला बाघ दिल चुराता है को अनुभव नहीं हुआ, लेकिन यान सम्राट की छाती थोड़ी फूल गई। ऐसा लग रहा था कि हालांकि अनुभव अब नहीं बढ़ा, लेकिन असर अभी भी था। फिर लिन फैन ने एक भयावह हंसी हंसी। आज तुम्हारी किस्मत खराब है। ... इस समय लिन फैन ने अपनी हरकतें रोक दी, यान सम्राट और महारानी की छाती को देखते हुए, और बड़े संतोष से सिर हिलाया। उसकी उत्कृष्ट कृति बहुत अच्छी थी। चाहे पुरुष हो या महिला, ये प्रभावशाली थी। लिन फैन ने समय देखा, बहुत देर हो चुकी थी। अगर वह और देर तक रुका और कोई आ गया तो शायद चाहकर भी नहीं जा पाएगा। हालांकि जाने से पहले लिन फैन उन दोनों को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। आखिरकार अगर उसने कुछ खास नहीं किया तो वह उस बड़े जोखिम के लायक नहीं होगा जो उसने उठाया था। हे, संत दानव संप्रदाय, जिसने तुम्हारे दादाजी को धोखा दिया, तुम्हारे दादाजी तुम्हारी आत्माओं पर हमेशा के लिए कलंक लगा देंगे। फिर लिन फैन ने यान सम्राट के पूरे कपड़े उतार दिए और उसे जमीन पर घुटनों के बल बिठा दिया। उसके हाथ और घुटने ऊपर उठे हुए थे। लिन फैन ने यान सम्राट के वर्तमान रूप को देखा और हंस पड़ा। महान यान राजवंश के सम्राट का अब ऐसा शर्मनाक पोज देना वाकई थोड़ा असहज कर देता है। लेकिन इससे भी ज्यादा उत्तेजक कुछ हुआ। लिन फैन ने तुरंत महारानी को उठा लिया, उन्हें यान सम्राट के पीछे आधा घुटनों के बल बिठा दिया और उनका एक हाथ यान सम्राट की चौड़ी पीठ पर था। इस पोज ने लिन फैन की सीमाएं तोड़ दी। बूढ़ा आदमी गाड़ी धकेल रहा है कि मुद्रा बदलकर बूढ़ी महारानी सम्राट को धक्का दे रही है, कर दी गई। लिन फैन कुछ कदम पीछे हट गया, एक कलाकार की नज़र से ध्यान से देख रहा था।
उसने अपना सिर हिलाया, उसे हमेशा ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कमी है। बिल्कुल सही, इस समय लिन फैंग के विचार झरने की तरह बह रहे थे। कलात्मक दृष्टिकोण से उनमें अभी भी जंगलीपन की झलक नहीं थी। वह और कुछ नहीं कह सका, लेकिन लिन फैंग की कलात्मक कोशिकाएं निश्चित रूप से उत्कृष्ट थीं। फिर लिन फैंग ने अपने बैग से एक लो ग्रेड लंबी कृपाण निकाली और उसे महारानी के दाहिने हाथ में रख दिया। ये दृश्य सौंदर्य से भरपूर था, घोड़े पर सरपट दौड़ने जैसा एहसास दे रहा था। लिन फैंग फिर कुछ कदम पीछे हट गया। ये पहले से कहीं बेहतर था और कलात्मक बोध कहीं अधिक पूर्ण था, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं था, ये पर्याप्त रूप से परिपूर्ण नहीं था। लिन फैंग ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और उन द्वीप राष्ट्र फिल्मों को याद करने लगा जो उसने देखी थीं। बिल्कुल सही, यान सम्राट का जंगलीपन पर्याप्त नहीं था, कुछ चीजें और जोड़नी होंगी। लिन फैंग ने इधर उधर चीजें ढूंढी और अचानक बीम पर एक चमकता हुआ मोती देखा। उसका दिल खुश हो गया और उसने उसे नीचे उतार लिया। फिर उसकी सच्ची कीवी एक सुई में संघनित हो गई और उसने उसमें दर्जनों छेद कर दिए। फिर उसे एक पतली डोरी मिली और उसने उसे पिरो दिया। अपने हाथ में वस्तु को देखकर लिन फैंग ने बड़े संतोष से सिर हिलाया। एक उत्तम कृति। जब लिन फैंग ने यान सम्राट के मुंह को बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया तो लिन फैंग ने उस क्षण बड़े संतोष से ताली बजाई। शुवानहुआंग विश्व में एक महान और उत्तम कृति आखिरकार पूरी हुई। यह महाकाव्य इतिहास में दर्ज एक दृश्य होगा, एक ऐसा दृश्य जिसे हजारों लोगों ने फैलाया होगा। लिन फैंग को लगा कि देर हो रही है और पीछे हटने का समय आ गया है। फिर उसने उन दोनों पर दर्जनों और ईंटें मारी, एक गहरी सांस ली और एक अदृश्य अवस्था में प्रवेश कर गया। हत्यारे! लिन फैंग जोर से दहाड़ा। इस क्षण आकाश बदल गया। महान यान राजवंश के सभी सैनिक अपने कर्तव्यों पर गर्व करते थे। यान सम्राट और महारानी की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनके जीवन का सबसे सम्मानजनक कार्य था। यान सम्राट महान यान राजवंश के सर्वोच्च विशेषज्ञ थे, यहाँ तक कि वे अगम्य संप्रदाय के बुजुर्ग भी महान यान राजवंश में आने पर उनका आदरपूर्वक स्वागत करते थे। ऐसा गौरव अन्य शाही राजवंशों के पास नहीं था, क्योंकि यान सम्राट के पास अपार शक्ति थी। उनका मानना था कि यान सम्राट के नेतृत्व में महान यान राजवंश और भी ऊंचे शिखर पर पहुंचेगा, भले ही महान यान राजवंश वर्तमान में एक संप्रदाय का अंग ही क्यों न हो। उनका मानना था कि एक दिन यान सम्राट निश्चित रूप से महान यान राजवंश को इस संकट से बाहर निकालेंगे और उसके पूर्व गौरव को पुनर्स्थापित करेंगे। हत्यारे! तभी उनके हृदय में स्थित ईश्वर के भीतर से एक चीख सुनाई दी, जिसने उन्हें चौंका दिया और उनके भाव बदल दिए। हत्यारे! यान सम्राट और महारानी की रक्षा करो! सुनहरे कवचधारी सैनिकों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और यान सम्राट के निवास की ओर दौड़ पड़े। धमाका! यान सम्राट की सुरक्षा के लिए उन्हें जरा भी परवाह नहीं थी। जो भी हत्यारा अपने मन में यान सम्राट की हत्या करने की हिम्मत करे, उसे पकड़कर धीरे धीरे यातनाएं देकर मार डालना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, लिन फैंग बिना पीछे देखे भागने का मौका पाकर भाग गया। इस समय जब सुनहरे कवचधारी सैनिकों ने कमरे के अंदर का माहौल देखा तो उनके पहले से तनावग्रस्त चेहरे अचानक भावशून्य हो गए। आसमान अभी भी नीला था, लेकिन ऊपर काले बादल छा गए थे। ये तो आंखों को चुभने वाला है। जब सुनहरे कवचधारी सैनिकों ने यान सम्राट और महारानी को ऐसा शर्मनाक कृत्य करते देखा तो उनके दिल धड़क उठे, मानो उनके मन में बसे परमपिता परमेश्वर अचानक अपनी वेदी से गिर पड़े हों। खासकर यान सम्राट के मुंह में क्या था? उस अजीब गोल चीज से पानी की क्रिस्टल सी बूंदें क्यों टपक रही थीं? यह सुनहरे कवचधारी सैनिकों ने अपनी लार निगल ली और उनमें से एक ने अचानक प्रतिक्रिया दी। उसी समय उन्होंने देखा कि यान सम्राट और महारानी गतिहीन थे, कुछ अजीब लग रहे थे। वे जानते थे कि यान सम्राट और महारानी दोनों ही उच्च साधना शक्ति से संपन्न थे, जिससे किसी भी हत्यारे का उनके हाथों से बच निकलना असंभव था। शायद उन्होंने पहले गलत सुना था, जो असंभव नहीं था। और अब जब यान सम्राट और महारानी इस मुद्रा में गतिहीन थे, तो क्या ये हो सकता है कि वे किसी प्रकार की साधना तकनीक की साधना कर रहे थे? जल्दी करो, दरवाज़ा बंद करो, अपनी अपनी जगह पर लौट जाओ और ऐसा दिखावा करो जैसे हमें पता ही नहीं है, सुनहरे कवचधारी पहरेदार ने जल्दी से कहा। अगर यान सम्राट को इस स्थिति का पता चल जाता तो शायद उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। हालांकि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, यान सम्राट ऐसी बात किसी को भी देखने नहीं देते थे। ... सुनहरे कवचधारी सैनिक अपनी अपनी चौकियों पर लौट आए, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखा। आज उन्होंने जो दृश्य देखा उसका उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। यान सम्राट और महारानी इतनी अशोभनीय मुद्रा कैसे बना सकते थे? नहीं, ऐसा जरूर होगा कि यान सम्राट और महारानी किसी गहन साधना तकनीक का अभ्यास कर रहे थे, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। स्वर्ण कवचधारी सैनिक जबरदस्ती तर्क वितर्क करने लगे और जो कुछ उन्होंने देखा था उसके लिए कोई न कोई उचित बहाना ढूंढने लगे। वे अपने हृदय में स्थित ईश्वर को इस तरह कैसे सहन कर सकते थे?
इसी समय लिन फैन ने मायावी गति तकनीक सक्रिय की, अदृश्य रहते हुए बेतहाशा दौड़ा और तुरंत अपने छोटे से कमरे में लौट आया। फिर वह बिस्तर पर लेट गया, अपने सिर पर चादर ओढ़ ली और सो गया। आज की हरकतें बहुत उत्तेजक थीं। जहां तक दो भंडारण छल्लों की बात है, लिन फैन ने उन्हें रोका नहीं, उसे पहले अपने धड़कते हुए छोटे दिल को शांत करना था। इस बीच यान सम्राट के कमरे के अंदर दोनों, जिन्होंने अपनी शर्मनाक मुद्रा बनाए रखी थी, जल्दी से 1 मिनट बिता गए। इस क्षण महारानी ने एक हल्की सी कराह भरी, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब महारानी ने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह इतनी डर गईं कि उनका हाथ छूट गया और उनके हाथ में पकड़ी बड़ी कृपाण जमीन पर गिर गई। यान सम्राट, महारानी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। अचानक उन्हें लगातार हृदय विदारक दर्द महसूस हुआ। उसका गुलाबी रंग तुरंत ही बेहद पीला पड़ गया। महारानी ने अपनी छाती पर स्थिति देखी, उनका मन अस्त व्यस्त था और मुंह से खून की बूंदें निकल रही थीं। इसी समय यान सम्राट को भी होश आ गया। जब उन्होंने खुद को नंगा और जमीन पर पड़ा पाया तो उनका चेहरा भी बेहद पीला पड़ गया। जब यान सम्राट बोलने ही वाले थे तो उन्होंने पाया कि उनकी जांघें सूज गई हैं और फिर दर्द की एक लहर उनके मन में गहराई तक उतर गई। यान सम्राट ने उस अनजानी बाहरी वस्तु को बाहर निकाला जो उनके मुंह में अटकी हुई थी, फिर जमीन पर टिक गए, उनके माथे की नसें उभर आईं और वे इस अकथनीय दर्द को सहते रहे। आखिर हुआ क्या? क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई विशेषज्ञ आ गया हो? असंभव, बिल्कुल असंभव। वह छोटे आकाशीय क्षेत्र के 7वें चरण का था और अगर महान आकाशीय क्षेत्र का कोई सर्वोच्च भी आ जाए तो भी उसे पूरी तरह से असहाय बनाना बिल्कुल असंभव होगा। तो वह कौन था? तभी महारानी दर्द सहन नहीं कर सकी और चीख पड़ी, महारानी, आप! यान सम्राट ने महारानी के अस्त व्यस्त कपड़े, खासकर उनकी छाती पर उठती लहरें देखीं और वह पूरी तरह से चकित रह गए। आखिर हो क्या रहा था? दरवाजे के बाहर खड़े स्वर्ण कवचधारी सैनिकों ने महारानी की आवाज सुनी, एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाया और तुरंत अंदर भाग गए। अंदर मत आओ, तुम सब पीछे हट जाओ। यान सम्राट को इस समय भी पता नहीं था कि स्वर्ण कवचधारी सैनिक पहले ही अंदर आ चुके हैं, लेकिन वह दूसरों को मौजूदा स्थिति के बारे में कैसे बता सकते थे? स्वर्ण कवचधारी सैनिकों ने सिर हिलाया, फिर अपनी मूल स्थिति में लौट गए। महारानी, रुको, यान सम्राट ने कांपती आवाज में कहा। उसने पहले ही प्रतिरोध करने के लिए अपनी सच्ची क्यूई को प्रसारित करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये दर्द सच्ची क्यूई को नज़रअंदाज कर पाएगा, वह केवल अपनी इच्छाशक्ति से ही इससे लड़ सकता था। मिनट दर मिनट समय बीतता गया, लेकिन यान सम्राट और महारानी के लिए ये वर्षों जैसा लग रहा था। ये दर्द लहर दर लहर उनके पूरे शरीर में ज्वार की तरह बह रहा था। किस तरह की साधना तकनीक का ऐसा प्रभाव हो सकता है? किस तरह का विशेषज्ञ उनके ड्रैगन साम्राज्य शरीर को भेद सकता है? यान सम्राट, मेरी फीनिक्स अंगूठी चली गई है। दर्द सहने के बाद महारानी ये देखकर घबरा गईं कि उनकी उंगली में फीनिक्स अंगूठी गायब थी। क्या? यान सम्राट चौंक गए। फीनिक्स अंगूठी महान यान राजवंश का एक राष्ट्रीय खजाना थी और ड्रैगन अंगूठी के साथ जोड़ी थी। अब जब ये खो गई है तो क्या अंदर का सब कुछ नहीं चला जाएगा? मेरी ड्रैगन अंगूठी! इस क्षण यान सम्राट को पता चला कि उनकी उंगली में ड्रैगन अंगूठी भी चली गई है और उनका चेहरा बेहद उदास हो गया। आखिर कौन इतना दुस्साहसी है जिसने मेरी ड्रैगन अंगूठी चुरा ली? इस समय यान सम्राट का हृदय रक्त से लथपथ था। ड्रैगन रिंग अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उसके भीतर का संग्रह ही कुंजी था। ये वे खजाने थे जिन्हें उन्होंने कई वर्षों की कड़ी मेहनत से इकट्ठा किया था, वे यूं ही कैसे गायब हो सकते थे? यान सम्राट क्रोध में उठे, सुराग ढूंढने के लिए दिव्य शक्ति का प्रयोग करने का इरादा रखते हुए, लेकिन जैसे ही वे खड़े हुए, उनकी सूजी हुई जांघों से असहनीय दर्द की एक और लहर उठी। इस दर्द ने यान सम्राट जैसे विशेषज्ञ को ऐसा महसूस कराया कि वह मरना ही बेहतर समझ रहे थे। महारानी, चलो शाही राजवंश में लौटते हैं। मैं इस मामले में इस व्यक्ति का पता लगाने के लिए सर्वोच्च दिव्य शक्ति का प्रयोग अवश्य करूंगा। यान सम्राट ने कांपते हुए शून्य क्षेत्र को फाड़ दिया और महारानी को उसमें खींच लिया। शाही राजवंश में लौट जाओ। जिस क्षण यान सम्राट अदृश्य हुए, ये कांपती हुई आवाज तियानफू अकादमी में गूंज उठी। क्योंकि तियानफू अकादमी के डीन, जहां यान सम्राट और महारानी आए थे, आगामी कार्यक्रमों की तैयारी में व्यस्त थे, लेकिन यान सम्राट की यह घोषणा सुनकर वह तुरंत स्तब्ध रह गए। यान सम्राट क्यों लौटे? क्या तियानफू अकादमी में कोई समस्या है? इस बीच लिन फैन ने अपने छोटे से कमरे में तुरंत चादर हटा दी और राहत की लंबी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि यान सम्राट उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, तो वह अपनी छोटी सी खुशहाल जिंदगी में वापस जा सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब से उसे सावधान रहना होगा। एक छोटे आकाशीय क्षेत्र के 7वें चरण का विशेषज्ञ उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था, और उसे नहीं पता था कि उसके पास किस तरह के तरीके होंगे, इसलिए सावधान रहना ही बेहतर था। अगले दिन महान यान राजवंश सतर्क हो गया।
लिन फैंग को पता नहीं था कि लौटने के बाद यान सम्राट ने क्या किया, न ही उसे पता था कि वे सुनहरे कवचधारी सैनिक मारे गए थे या नहीं। हालांकि लिन फैंग की राय में शायद हालात उनके लिए अच्छे नहीं थे। यान सम्राट की साधना गहन थी और उनके पास लोगों के विचारों को समझने के साधन जरूर थे। ये सुनहरे कवचधारी सैनिक यान सम्राट और महारानी को अभद्र मुद्रा में देखकर स्वाभाविक रूप से शांत नहीं रह सके। यान सम्राट को ये बात पता चलने में बस कुछ ही समय बाकी था और वे मछली की तरह हो गए। लिन फैंग ने इस घटना का एक सटीक सारांश दिया। अकादमी द्वार। लिन फैंग की हिम्मत नहीं हुई कि वो इन दोनों अंगूठियों को निकाल कर खेले। विशेषज्ञों के लिए ट्रैकिंग के तरीके होते हैं। अगर वो इन्हें निकाल लेता तो लिन फैंग को यकीन था कि एक पल में ही यान सम्राट उसके सामने आ जाएगा। फिर चींटी को कुचलने की तरह वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए लिन फैंग अपने बैग से दोनों अंगूठियों का सारा सामान ही खाली कर पाया। सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी और एक सौंधी खुशबू फैल रही थी। इन चीज़ों के छोटे से ढेर से निकलने वाली अनोखी चमक ने लिन फैंग की टाइटेनियम लेवल वाली दानव शरीर वाली आंखों को लगभग अंधा कर दिया था। उसे बड़ी कामयाबी मिली। इस बार उसे सचमुच बड़ी कामयाबी मिली। लिन फैंग लंबे समय से इनेट थर्ड रैंक पर अटका हुआ था। लंबे समय के बाद अपने दायरे को बढ़ाए बिना सिर्फ कल्टीवेशन तकनीकों को अपग्रेड करना किसी व्यक्ति को पागल कर सकता था। लेकिन अब यह अच्छा था। इस संसाधन के साथ अपग्रेड होना एक निश्चित बात थी। डिंग 10 उच्च श्रेणी की गहन श्रेणी की औषधीय गोलियां दानव भ्रूण गोलियां खोजने पर बधाई। दानव भ्रूण गोली यिंग घंटे के दौरान एक गर्भवती महिला से पूर्ण विकसित भ्रूण लेकर बनाई गई गुप्त विधियों से परिष्कृत राक्षसी तकनीकों की साधना के लिए उपयोग की जाती है। प्रत्येक गोली सेवन करने पर 80,000 अनुभव अंक प्रदान करती है। लिन फैंग ने बोतल में रखी काली औषधीय गोलियों को देखा, उसके भाव थोड़े बदल गए। कितनी भयावह औषधीय गोली है। इस औषधीय गोली को परिष्कृत करने की विधि में एक भ्रूण लेना शामिल था। महान यान राजवंश के सर्वोच्च शासक के पास इतनी भयावह औषधीय गोली कैसे हो सकती है? यह अवैज्ञानिक था। लिन फैंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, उसके विचार दौड़ रहे थे। क्या यान सम्राट को कोई समस्या थी? यहाँ तक कि संत दानव संप्रदाय के पास भी ऐसी भयावह कीमिया विधियां नहीं थीं। हालांकि इस औषधीय गोली के सेवन के बाद अनुभव बढ़ सकता है, लेकिन इसे लेना निस्संदेह भ्रूण खाने जैसा होगा। लिन फैंग खुद को ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। इतनी आसानी से इतनी भयावह औषधीय गोली पाकर लिन फैंग थोड़ा उलझन में पड़ गया। यान सम्राट और महारानी शायद विकृत लोग ही होंगे। बेहतर होगा कि चीज़ों की सावधानीपूर्वक जांच की जाए। औषधियों को वर्गीकृत करने के बाद लिन फैंग ने अपने बगल में पड़ी अवांछित औषधीय गोलियों के छोटे से ढेर को देखा, जिससे उसे दर्द का एहसास हुआ। ये सभी औषधीय गोलियां असामान्य लोगों के सेवन के लिए थीं। चाहे भ्रूण से बनी हो या महिला यिन रक्त से परिष्कृत, सभी बहुत ही भयावह थीं। लेकिन शुक्र है कि औषधीय गोलियों का एक हिस्सा सामान्य था। लिन फैंग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे उनका सेवन शुरू कर दिया। डिंग 10 निम्न श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की औषधीय गोलियां युआन गोलियां जोड़ 1,200,000 अनुभव लेने के लिए बधाई। डिंग मीडियम ग्रेड अर्थ रैंक मेडिसिनल पिल हेवन ब्रेकिंग पिल जोड़ 2,000,000 अनुभव लेने के लिए बधाई। डिंग 10 हाई ग्रेड प्रोफाउंड रैंक मेडिसिनल पिल क्लाउड ड्रैगन ट्रू पिल जोड़ 8,000,000 अनुभव लेने के लिए बधाई। अल्पविराम डॉट। लिन फैंग ने दोनों हाथों से सभी मेडिसिनल पिल को अपने मुंह में ठूंस लिया, चाहे उनका कोई भी खास इस्तेमाल हो। जब तक वे अनुभव बढ़ाते रहे, बस यही मायने रखता था। यान सम्राट और महारानी के पास, जैसा कि विशेषज्ञों से अपेक्षा की जाती है, औषधीय गोलियों की एक विशाल मात्रा थी, विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की। डिंग स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। डिंग स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। डिंग स्तर बढ़ाने के लिए बधाई। इन सभी औषधीय गोलियों का सेवन करने के बाद उसका स्तर 3 गुना बढ़ गया और वह जन्मजात तीसरे दर्जे से सीधे जन्मजात छठे दर्जे पर पहुंच गया। लिन फैंग जानता था कि उसने जो औषधीय गोलियां खाईं, वे सभी अत्यंत मूल्यवान थीं। अगर इन्हें सामान्य लोगों को साधना के लिए दिया जाए तो इन औषधीय गोलियों और थोड़ी सी योग्यता के साथ एक ऐसे नौसिखिए को, जिसने पहले कभी साधना नहीं की थी, आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। लिन फैंग द्वारा औषधीय गोलियों का अत्यधिक सेवन वास्तव में औषधीय गोलियों की बर्बादी थी। औषधीय गोलियों का उद्देश्य यह है कि वे विभिन्न बहुमूल्य सामग्रियों के मिश्रण से बनी होती हैं जो अप्रत्याशित चमत्कारी प्रभाव उत्पन्न करती हैं। लेकिन लिन फैंग औषधीय गोलियों में मौजूद सामग्रियों के अनुभव को पूरी तरह से आत्मसात कर रहा था। जहां तक औषधीय गोलियों के प्रभावों का सवाल है, उसने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। डिंग बधाई हो सच्ची QE जोड़ 1000। डिंग बधाई हो सच्ची QE जोड़ 1000। डिंग बधाई हो सच्ची QE जोड़ 1000। जन्मजात छठी रैंक। अब उसे एक विशेषज्ञ माना जा सकता था।
बेशक उन सच्चे विशेषज्ञों से अभी भी थोड़ी दूरी थी, लेकिन वर्तमान लिन फैंग के लिए अपने दिव्य कलाकृति ईंट के साथ अगर दादाजी को मौका मिले तो वह उन्हें एक ईंट से गिरा सकता था। इन औषधीय गोलियों को खाने के बाद लिन फैंग ने फिर से खोजबीन शुरू कर दी, ये देखने के लिए कि क्या कोई और अच्छी चीजें हैं। डिंग, निम्न श्रेणी के स्वर्ग श्रेणी के युद्ध कौशल ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा की खोज के लिए बधाई। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? लिन फैन बहुत खुश हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई युद्ध कौशल होगा। संत दानव संप्रदाय में लिन फैन युद्ध कौशल की महत्ता जानता था। साधना तकनीकों के विपरीत प्रत्येक युद्ध कौशल का एक विशिष्ट कार्य होता था और अधिकांश युद्ध कौशल साधक की अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए होते थे। यह एक अस्थायी विस्फोट था जिसमें उपयोगकर्ता की सच्ची क्यूई का भारी उपभोग होता था। किसी भी संप्रदाय के लिए जैनपाई मन साधना तकनीक महत्वपूर्ण थी, लेकिन युद्ध कौशल उससे भी अधिक महत्वपूर्ण थे। किसी संप्रदाय में एक निश्चित स्तर तक पहुंचे बिना युद्ध कौशल सीखना असंभव था, क्योंकि युद्ध कौशल मन साधना तकनीकों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। ड्रैगन सम्राट अधिपति मुद्रा कुल 9 परतें, प्रत्येक परत युद्ध शक्ति को 10% बढ़ाती है। ड्रैगन सम्राट अधिपति रुक प्रथम स्तर O10000। लिन फैन ने कौशल विवरण देखा और बहुत प्रसन्न हुआ। जैसी की उम्मीद थी, विशेषज्ञों की चीजें कमाल की थीं। ये युद्ध कौशल जीवन भर शेखी बघारने के लिए पर्याप्त था। अगर वह ड्रैगन सम्राट अधिपति रुक को 9वें स्तर तक साध लेता तो उसकी युद्ध शक्ति लगभग दोगुनी हो जाती। इसके अलावा उसके द्वारा सीखे गए सभी कौशल अनंत बार उन्नत किए जा सकने वाले प्रतीत होते थे। तो अगर वह ड्रैगन सम्राट अधिपति रुक को 100वें स्तर तक साध लेता तो क्या उसकी युद्ध शक्ति 10 गुना नहीं बढ़ जाती? बस इसके बारे में सोचकर ही थोड़ा डर लग रहा था। फिर लिन फैन ने फिर से सामान खंगाला और कुछ भी अच्छा नहीं बचा था। जहां तक उन 2 अंगूठियों की बात है, लिन फैन ने उन्हें अपने बैकपैक में रख लिया, उन्हें बेचने के मौके की प्रतीक्षा में या अपने कारीगर मास्टर उप पेशे के स्तर बढ़ने पर उन्हें सीधे परिष्कृत करने के लिए। कुछ दिन बीत गए। लिन फैन के छात्र भी स्कूल लौट आए। इन छात्रों के लिए इन कुछ दिनों ने उनके जीवन में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। ये पहली बार था जब उन्हें भविष्य के लिए असीम आशा का एहसास हुआ। गुरुजी, कक्षा में 13 छात्रों ने पहली बार उत्साह से भरी मुस्कान दिखाए, क्योंकि इन कुछ दिनों में वे अंततः अर्जित क्षेत्र में पहुंच गए। हालांकि यह केवल प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का मामला था, उनके लिए यह एक बहुत ही खुशी की घटना थी। लिन फैन ने इन छात्रों को देखा और हर एक की जांच की। सभी प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले थे और जुइमो ने लिन फैन को और भी आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि इस छोटी सी अवधि में उसकी साधना वास्तव में द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने तक पहुंच गई थी। बाकी सभी का टाइटेनियम स्तर का दानव शरीर अभी भी प्रथम स्तर पर ही था, लेकिन जुइमो ने वास्तव में अपने टाइटेनियम स्तर के दानव शरीर को द्वितीय स्तर तक बढ़ा दिया था। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। लियू शुएशुई, आप बहुत अच्छे हैं। गुरु बहुत प्रसन्न हैं। आपको भविष्य में भी इसे बनाए रखना चाहिए। लिन फैन ने प्रोत्साहन का हाथ बढ़ाया और लियू शुएशुई के सिर पर हाथ फेरा। उसकी योग्यता भी मन से औसत दर्जे की हो गई थी। हाँ गुरु, लियू शुएशुई ने उत्साह से कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लेगी, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थी। फिर लिन फैन ने एक एक करके सभी छात्रों का उत्साहवर्धन किया और उनके सिर पर हाथ फेरा। जब वह जुइमो के पास पहुंचा तो लिन फैन ने सिर हिलाया। जुइमो, तुम बहुत प्रभावशाली हो। तुम सबसे मेहनती छात्र हो जिसे शिक्षक ने कभी देखा है। टाइटेनियम स्तर के दानव शरीर को उन्नत करने के लिए मार सहनी पड़ती है। जुइमो कुछ ही दिनों में टाइटेनियम स्तर के दानव शरीर को दूसरे स्तर तक विकसित कर सका। इसका मतलब साफ था कि उसे काफी पीटा गया था। शिक्षक, धन्यवाद। जुइमो ने भारी स्वर में सिर हिलाया। अच्छा है, कड़ी मेहनत करते रहो। लिन फैन मुस्कुराया और प्रोत्साहन का हाथ बढ़ाते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। डिंग, प्रतिभाशाली योग्यता वाले छात्र को विकसित करने के लिए बधाई। डिंग, बधाई हो, उपपेशा साधु शिक्षक का अनुभव जोड़ 1000। डिंग, बधाई हो, उपपेशा साधु शिक्षक महान गुरु बन गए हैं। डिंग, प्रोत्साहन का हाथ उन्नत हो गया है और अब वह योग्यता को अद्वितीय प्रतिभा तक बढ़ा सकता है। डिंग, महान गुरु का विशिष्ट कौशल सक्रिय कर रहा है। प्रतिष्ठा, इस नए विकसित कौशल को देखकर लिन फैन तुरंत अचंभित रह गया। क्या ये किसी प्रबुद्ध प्रख्यात भिक्षु की पतित स्त्रियों का अभिषेक करने की विशिष्ट दिव्य क्षमता हो सकती है?